अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं विद ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ पे उसमें नेक्स्ट पार्ट है दैट इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग में देखेंगे पहले ज्योमेट्री का कुछ पार्ट और फिर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, विच इज ए कॉमन टॉपिक जे एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में हम बाइनोमियल सम ऑफ सीरीज से स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेड होता है मॉड ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसमें z1 z2 जो है वो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं और z एक वेरिएबल पॉइंट है। तो z का z1 से डिस्टेंस, z का z2 से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट दिया हुआ है। और हमें पता है सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी जो होती है इलिप्स के अंदर होती है, उसी से उसकी इक्वेशन डिफाइन करते हैं। बट ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स को तभी रिप्रेजेंट करेगा जब यहाँ पे मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा, लेस देन k होगा, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है। ऐसा क्यों है, इसको तभी हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्यों बोलेंगे, नहीं तो हम इसको इक्वेशन ऑफ इलिप्स नहीं बोलेंगे। ये जो भी है यहाँ पे इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, तो ये इसकी कंडीशन कैसे आती है, तो उसके लिए हम इलिप्स के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो हमें पता है कोई भी पॉइंट इलिप्स पे होता है तो उसका फोकस से डिस्टेंस का सम जो होता है 2a के बराबर होता है कांस्टेंट। और अगर आप a और b के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो ये डिस्टेंस कितना है, 2ae के बराबर है। और a और b के बीच के डिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा पॉइंट z1 हो गया है, ये हो गया हमारा पॉइंट z2। तो ये जो डिस्टेंस है 2a, ये यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 को ही ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज द डिस्टेंस। अब अपने को पता है क्योंकि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा, वो 2a से लेस होगा। ये चीज अपन यहाँ बोल सकते हैं बिकॉज ab इज लेस देन 2a, क्योंकि इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा, इस क्वांटिटी से k से क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पे k क्या है, इलिप्स में 2a को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारी यहाँ पे कंडीशन होती है, तभी ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये जब ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है जब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इससे कम होगा। इससे कम होने का मतलब क्या है, इन दोनों के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इससे कम होने का मतलब है इसेंट्रिसिटी डिफाइन होगी लेस देन 1, तभी ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, अगर इस तरह से इक्वेशन आपको दी हुई है, सो दिस इज एन इलिप्स। और इसके बाद में इलिप्स की आप फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं कैसा। तो यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो है फोकस के, दैट इज पॉइंट ए है अपना -1,0 और पॉइंट बी है अपना 1,0 और इनके बीच का डिस्टेंस है 2। तो यहाँ पे 2ae है 2, ये अपने को दिख रहा है। और यहाँ पे हाँ सॉरी, इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, 2ae हो गया हमारा 2। और अपना यहाँ पे ये जो है ये 2a को रिप्रेजेंट करता है, तभी यहाँ पे इसेंट्रिसिटी जो क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी, तभी ये इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है यहाँ पे जो भी पॉइंट है ये 3 से कम होना चाहिए, दिस इज द कंडीशन। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं कि सपोज ये वैल्यू k के बराबर आ जाती है, मॉड ऑफ z1 माइनस z2, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है उसके बराबर अगर ये वैल्यू आ जाती है तो उसके केस में हम क्या बोल सकते हैं, उसके केस में मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे है। z माइनस z1 मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, z माइनस z2 मतलब इसके बीच का डिस्टेंस, और z1 माइनस z2 का मॉड मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ पे ये जो z है ये एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 और z2 के बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट होगा। तो उसके केस में फिर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जैसे सपोज यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो z1 माइनस z2 जो है यहाँ पे, सॉरी 1 नहीं होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो अगर ये 2 है तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इसके बराबर है, तो उसके केस में क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करेगा z, दैट इज बिटवीन -1,0 एंड 1,0। यहाँ देखेंगे तो ये है 3,0, ये है 0,-4, उसके बीच का डिस्टेंस 5 है इसके बराबर। तो इस केस में जो z है 3,0 और 0,-4 जो लाइन सेगमेंट आप बनाएंगे उसके ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ये उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। और अगर मॉड z1 माइनस z2 k से बड़ा आ जाता है तो उसके केस में इट इज नो लोकस, ये किसी भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जैसे यहाँ देखेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 है जो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे ये किसी भी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ इलिप्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन को लिखा जाता है z1 से डिस्टेंस और z2 से डिस्टेंस एनी पॉइंट का, उसका जो डिफरेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। तो ये हाइपरबोला को तभी रिप्रेजेंट करता है जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है z1 माइनस z2 ग्रेटर देन के है। पिछले केस में क्या था, वहां पे था लेस देन के, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन के। तो ये भी इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला से ही रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम ये बोलते हैं हाइपरबोला में प्रॉपर्टी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ पी ए माइनस बी इक्वल टू 2a। यही होता है अगर कोई पॉइंट पी हाइपरबोला पे होता है और ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो 2ae के बराबर होता है। ए और बी हमारे फोकस होते हैं, यहाँ पे हम यही बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर ये फोकस या फोकाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस होगा 2ae, और 2ae 2a से बड़ा होना चाहिए, तभी इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 की कंडीशन आएगी। तो ये बेसिकली ये जो कंडीशन है ये इसेंट्रिसिटी को ही रिलेट करती है। तो यहाँ पे अब हम ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो ऐसा होगा। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट इस वाले हाइपरबोला पे लिया है। हाइपरबोला में अब क्या होता है,
दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। पूरे एलिप्स में तो क्या है, एडिशन है, लेकिन हमें मॉड के बारे में पता है, मॉड को हम दो साइन से ओपन कर सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसके केस में एक पीबी माइनस पीए इक्वल टू 2ए भी हो सकता है, और पीए माइनस पीबी इक्वल टू 2ए भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है, अगर सपोज मैं यहाँ पे इसके ऊपर मॉड नहीं लगाता और आपको लिख देता मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा अगर मैं यहाँ पे लिख लेता बाहर वाला मॉड हटा के, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे हो जाता है, या इस तरह से यहाँ पे हो जाता है। तो उसके केस में हम बोलते हैं ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है सिर्फ वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला। ये एक ही ब्रांच ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। वन ब्रांच का मतलब क्या है, हाइपरबोला के दो पार्ट्स होते हैं, तो सिर्फ एक ही पार्ट ऑफ हाइपरबोला को ये रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों पार्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्यों ऐसा क्यों हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है पीबी माइनस पी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब बी से जो डिस्टेंस है वो ए से डिस्टेंस के ज्यादा है। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, तो ये जो पॉइंट होगा ये बी से अवे होगा, ए के पास होगा, तो ये इसी वाली ब्रांच ऑफ हाइपरबोला पे पॉइंट हो सकता है। तभी पीबी माइनस पी ए क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये चीज अगर लिखी हुई है, इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं Z2 से ये फार है, Z1 के ये नियर है, तो Z1 जो है आपका वो आपका नियर फोकस है, ये हम यहाँ पे बोल सकता है, ये उसी हाइपरबोला की ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। और अगर अदर वे राउंड लिखा हुआ है, मतलब वो ए के पास है, बी ए से दूर है, बी के पास है, तो अगर हम बोलेंगे मॉड ऑफ z माइनस z1 ज्यादा है, मॉड ऑफ z माइनस z2 कम है, तो ये इस वाली ब्रांच ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बाहर वाला मॉड हटा दूंगा, तो आई कैन से दिस इज ए हाइपरबोला, बट दिस इज ओनली वन ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, जिसके फोकाई क्या होंगे, z1 और z2 ही फोकाई होंगे। बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हम यहाँ बोल सकते हैं, इससे आप इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला भी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 2a होती है और फोकस के बीच का डिस्टेंस 2ae होता है। उससे आप इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं और b भी निकाल सकते हैं हाइपरबोला के केस में। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इक्वल टू k। तो जैसे मैंने पहले बताया था और ये डायग्राम लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, तो इसमें z1 और z2 के बीच का पॉइंट नहीं होता, इसमें पॉइंट होता है z1 के या तो लेफ्ट में या z2 के राइट। मतलब आप लाइन बनाएंगे z1 z2 को ज्वाइन करने वाली, उस पे पॉइंट होगा, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग z1 एंड z2, यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इसके केस में क्या है, एक क्वांटिटी बड़ी होगी और एक क्वांटिटी छोटी होगी, और आप सेपरेशन ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। अगर आप बीच में पॉइंट लेंगे तो आप दोनों का डिस्टेंस का एडिशन ही कर सकते हैं, डिफरेंस से कोई मतलब नहीं होगा। तो Z1 अगर इस तरफ मैं पॉइंट लेता हूं, उसका मतलब क्या है, Z1 से डिस्टेंस क्या है, कम है, Z2 से डिस्टेंस ज्यादा है। तो इधर वाले के लिए क्या होगा, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 मॉड ऑफ Z माइनस Z2 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z1, यही होगा, क्योंकि Z2 से डिस्टेंस ज्यादा है, Z1 से कम है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। ये अपन बोल सकते हैं इधर वाले पॉइंट के लिए। और अगर मैं इधर वाले पॉइंट की बात करता हूं, तो इसके लिए अपन बोल सकते हैं Z1 से डिस्टेंस ज्यादा है, तो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2, ये जो होगा दिस विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहाँ पे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेस देन k लिख देंगे, तो इट मींस देयर इज नो लोकस, यहाँ पे ये किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये हमारा यहाँ पे ज्योमेट्री का जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, या क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड इन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये काफी कॉमन टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट है, जिसपे क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आईआईटी में काफी बार रिपीट हुआ है। तो ये हम नेक्स्ट यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे। तो अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए हम पढ़ते हैं एक बेसिक इनइक्वालिटी, जिसको बोलते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में रिप्रेजेंटेशन है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का। तो अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है मैग्नीट्यूड की, तो ये वैल्यू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 से क्या होती है, छोटी होती है। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होती है मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2, ये वैल्यू इससे क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये चीज अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो इसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी से समझ सकते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2 आप ज्योमेट्रिकली पैरेललोग्राम की दो साइड और एक डायगोनल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे तीन साइड बोलता हूँ, दैट इज Z1 Z2 और Z1 प्लस Z2, तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये लिखा हुआ है सम ऑफ टू साइड्स, साइड Z1 साइड Z2 का मैग्नीट्यूड का सम, तो लेंथ का सम हो गया, दिस इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तभी वो ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अब इक्वल टू का मतलब क्या होता है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। उसके केस में क्या होता है, इक्वालिटी तब होल्ड करती है जब तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, तभी क्या करेगी, इक्वालिटी होल्ड करेगी। इक्वालिटी का मतलब हो गया, अगर मैं लिख देता हूँ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, ये मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, इसकी क्या कंडीशन होती है। तो इसमें अपन बोलते हैं ओरिजिन Z1 और Z2 ये क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और इसमें हम आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे कंडीशन क्या लिखते हैं। सिमिलर तरह से अगर हमको इससे ग्रेटर देन इक्वल टू प्रूव करना है, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हैं,
आप अब इसके केस में मॉड ऑफ Z1 माइनस, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन ऐसे भी लगा सकता हूँ मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2, एक ये साइड ले लिया अपन ने, दूसरी साइड ले ली Z2, और अपन बोल सकते हैं सम ऑफ दीज टू साइड्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड साइड दैट इज मॉड ऑफ Z1। तो अगर आप इसको राइट में ले जाएंगे तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। एक बार ये वैल्यू आ जाएगी तो देखो ये वैल्यू ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 आ रहा है, लेकिन ये ग्रेटर देन मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 भी होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे जो मैंने कंडीशन लगाई, मैंने लगाई इन दोनों का सम इससे बड़ा है। आप कंडीशन ये भी लगा सकते हैं इन दोनों का सम इससे बड़ा है। तो अगर इन दोनों का सम इससे बड़ा करेंगे तो यहाँ मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू इससे भी बड़ी आ रही है और मॉड Z2 माइनस मॉड Z1 से भी बड़ी आ रही है, तो हमने इसलिए इसका मैग्नीट्यूड ले लिया कि डेफिनेटली इसके मैग्नीट्यूड से तो वो बड़ी होगी ही होगी। इस तरह से इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को लिखा जाता है। अब मैक्सिमम मिनिमम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन में आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप बिना ट्रायंगल इनइक्वालिटी के भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बेसिक इलस्ट्रेशन लिखते हैं, इसकी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू लिखनी है, तो ये लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू है, तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है दिस विल डिफाइन द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। यही वाले अपना मैक्सिमम वैल्यू को डिफाइन करेगा, तो वी हैव टू डिफाइन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। और अगर हम बात करेंगे लीस्ट वैल्यू की, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू इससे है, सो दिस विल डिफाइन द लीस्ट वैल्यू और द मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, तो आई हैव टू इवैल्यूएट मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 एंड मॉड ऑफ मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। इसमें से ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी द मैक्सिमम वैल्यू और द ग्रेटेस्ट वैल्यू, और यहाँ पे जो दूसरी वाली वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी लीस्ट वैल्यू। अब अपने को देखो इसमें Z1 पता है, मॉड Z2 पता है, तो मॉड Z1 मॉड Z2 निकाल सकते हैं। तो ये अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 25 आएगा, तो ये आएगा 25 प्लस 6 30, और यहाँ पे अगर आप निकालेंगे डिफरेंस 25 और 6 का तो वैल्यू आ जाएगी 90। इससे अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि मॉड Z1 प्लस Z2 दिस इज लेस देन इक्वल टू 31 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 जस्ट बाय यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो ये तो एक मैंने आपको बताया है डायरेक्ट बेसिक तरीके से हम इस इनइक्वालिटी को कैसे लिखते हैं। अब हम यहाँ पे इसके कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन, तो अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे क्वेश्चन जो काफी कॉमन है, जेईई एडवांस में आते हैं, जिसमें आप ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी यूज कर सकते हैं और आप ज्योमेट्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ ये क्वेश्चन देखेंगे तो हमें ये कंडीशन लिखी हुई है दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, और आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो आप इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो अगर मैं पहला जो तरीका है आई ट्राई टू यूज ट्रायंगल इनइक्वालिटी, तो अगर मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करने का सोचता हूँ उससे मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का सोचता हूँ तो देखो क्या होगा। तो यहाँ पे आइडिया क्या होता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, आपको जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसको आपको यहाँ पे ये जो अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, ध्यान रखेंगे वी हैव टू ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स। इस तरह से हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करेंगे, ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, या आप बोल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर। और इसमें से क्या होगा, एक जो पार्ट होगा वन पार्ट विल बी द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन किस पे है, z प्लस 4 के मैग्नीट्यूड पे। तो एक पार्ट जो अगर आप ब्रेक करेंगे इसको तो उसमें एक पार्ट में आपका क्या होगा, जो गिवन कंडीशन का कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जनरेट आपको करना पड़ेगा। ये आइडिया गिवन कंडीशन कॉम्प्लेक्स नंबर ये आपको जनरेट करना है, दिस इज द बेसिक आइडिया। और जो सेकंड पार्ट है फिर आप अपने आप लिख सकते हैं, वो रिमेनिंग जो हो जाएगा दैट विल बी योर सेकंड पार्ट। ये आइडिया होता है। तो यहाँ पे अपने को क्या है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो इस पे लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। लेकिन उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो अपना गिवन कंडीशन का कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपन यहाँ पे ये जनरेट करेंगे z प्लस 4 कैसे भी करके। तो अब यहाँ पे आइडिया है कि यहाँ पे अपने को z प्लस 4 जनरेट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे प्लस 4 माइनस 4 कर लो तो ये जनरेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, जो गिवन था वो यहाँ पे जनरेट कर लिया। दिस इज द बेसिक आइडिया। ये गिवन जो है आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ जनरेट करना, उसके बाद में हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे। तो अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है और जो दूसरा बचा हुआ है वो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको आप ट्रीट कर सकते हैं एज z1, और ये जो बचा हुआ है इसको आप साइन के साथ ट्रीट कर सकते हैं z। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएंगे तो इसको लिखेंगे दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये लिख सकते हैं अपन। और ये वैल्यू अगर आप देखेंगे दिस इज लेस देन इक्वल टू 3, ये अपने को दिख रहा है, तो इसको लेस देन इक्वल टू 3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 3, क्योंकि इसका मॉड तो 3 है। अब इनइक्वालिटी का साइन यही है कि ये लेस देन 3 है, तो ये वैल्यू लेस देन 3 है और ये लेस देन पे ही चलेगा, तो ये वैल्यू इससे भी छोटी होगी, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। सिमिलर तरह से अगर मैं इसमें लिखा हूं लेफ्ट साइड में, तो यहाँ लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड का डिफरेंस, तो यहाँ पे अगर मैं लेफ्ट साइड में ये वैल्यू लिखता हूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, दैट इज मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2। अब ये जो वैल्यू है ये किससे बड़ी, तो ये वैल्यू अगर आप लिखेंगे दिस इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो अब ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 3 आ जाएगी, ये अपने को पता है।
तो अब अपन क्या बोलेंगे, ये वैल्यू 3 माइनस 3 से बड़ी होगी, दैट इज दिस इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वो तो अपन डायरेक्टली वैसे भी बोल सकते हैं, इतना अपने को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने को पता है मैग्नीट्यूड तो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। जनरली ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या होता है कि जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, उसमें से एक ही वैल्यू पूछी जाती है। तो अगर आपको मैक्सिमम वाला पार्ट करना है तो आप राइट साइड वाला इनइक्वालिटी का यूज करेंगे पार्ट, अगर मिनिमम वाला करना है तो लेफ्ट साइड वाला आप यूज करेंगे पार्ट। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 3 है और आप ग्रेटर देन साइन के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इसका ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। उसका तरीका ये होता है कि अगर ये बड़ा है किसी वैल्यू से, यहाँ पे इसका ये मतलब है ये बड़ा है इस वैल्यू से, तो ये बड़ा होना चाहिए इसकी मिनिमम वैल्यू से भी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उससे आप इसको सोचते हैं। तो अगर ये बड़ा है इस लेफ्ट साइड के पार्ट से, तो ये बड़ा होना चाहिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू से भी और इसकी मिनिमम वैल्यू से भी। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है अपनी लेफ्ट साइड की, तो अपने को दिख रहा है मॉड ऑफ z प्लस 4 की मैक्सिमम वैल्यू है 3। तो जब ये मैक्सिमम होगा तभी ये पूरा पार्ट मैक्सिमम होगा। तो हम बोलेंगे अगर ये बड़ा है इससे तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू से बड़ा होगा, मतलब ये इसकी 3 माइनस 3 के मॉड से बड़ा होगा, मतलब ये 0 से बड़ा होगा। तो आंसर आ गया ये। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी जनरली मैं यूज नहीं करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस में, मैं बताऊंगा कहां पे यूज करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये सर्कल। तो अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दिख रही है तो ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना बेटर रहता है। इसको हम मॉड ऑफ z1 z माइनस z नॉट लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट है z इनसाइड और ऑन द सर्कल जिसका रेडियस 3 है, सेंटर है -4, 0। तो ज्योमेट्रिकली हमेशा हम इसको सॉल्व करते हैं, सर्कल के अंदर के पॉइंट्स या सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और जो आपको निकालना है वो आपको क्या निकालना है, दैट इज मॉड ऑफ z प्लस 1। तो जो मॉड ऑफ z प्लस 1 आपको निकालना है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो मॉड का आपने को पता है ये रिप्रेजेंट करता है दैट इज डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस किसके बीच में रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एक पॉइंट z है और एक है -1, 0। अब जो z है अपने को पता है z अपना कौन सा पॉइंट है, z वाज द गिवन पॉइंट। तो z वाला जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ही अंदर वाला ही पॉइंट है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया। अब अपन क्या करेंगे, जिस पॉइंट की बात हो रही है वो पॉइंट आप मार्क कर लेंगे यहाँ पे। तो अगर अपन यहाँ देखेंगे तो ये पॉइंट है दैट इज -1, 0। तो मैं कैसे भी करके यहाँ देखूंगा, ये रहा मेरा -1, 0। क्यों पता है अपने को, क्योंकि इसका रेडियस 3 है। तो अगर इसका रेडियस 3 है तो अपना नेक्स्ट स्टेप ये होता है, जिस पॉइंट से डिस्टेंस लिखना है उसको भी आप मार्क करेंगे ज्योमेट्रिकली। दिस इज -1, 0। तो अब अपना क्वेश्चन ये है कि जो भी पॉइंट सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है उसका इस पॉइंट से निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस। तो पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे होगा, अगर सर्कल के ऊपर ही पॉइंट है तो अपने को पता है मिनिमम डिस्टेंस तो 0 होगा। तो ये देखो ये मिनिमम वैल्यू 0 ही आ रही है। और अगर हम बात करते हैं सर्कल के ऊपर पॉइंट है, मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगा, वो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाले पॉइंट के लिए होगा, दैट इज फॉर दिस पॉइंट। इस पॉइंट के लिए होगा मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस। ये पॉइंट क्या आएगा, 4 सीधा चला जाएगा -7, 0। तो ये वाला जो आएगा अपना, दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं दिस विल बी मैक्सिमम। तो यही होगा, पॉइंट का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ लाया करता है, लाइन ज्वाइनिंग दैट पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ सर्कल, उसी के अलॉन्ग लाया करता है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकली इसको समझना इजी रहता है। मैं जनरली ज्योमेट्रिकली ही सॉल्व करता हूं अगर यहाँ पे ये इक्वेशन जो है एक सर्कल की रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको ये क्वेश्चन में दिख जाता है। दिस इज द बेटर वे टू सॉल्व। यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी में कंफ्यूजन भी हो सकते हैं। अब अपन एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, मॉड z1 इक्वल टू 9, यहाँ पे मॉड z2 माइनस 3 आइटा इज -4 आइटा 4। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर इसमें मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी करूं तो ये मैं बताता हूं क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो पहला मेथड मैं वो यूज कर रहा हूं, दैट इज यूजिंग ट्रायंगल इनइक्वालिटी। दूसरा मेथड मैं आपको ज्योमेट्रिकली बताऊंगा विच इज इजियर टू अंडरस्टैंड और सॉल्व भी करना बहुत ईजी रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूं तो मैंने अभी आपको बताया था जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसमें आप क्या करते हैं, जो गिवन कंडीशन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है वो जनरेट करते हैं। तो गिवन कंडीशन में मेरे को z2 के साथ में -3 -4 आएगा दिख रहा है, z1 तो अकेला ही है। तो यहाँ पे मैं यही करूंगा, z2 के साथ में -3 -4 आएगा जनरेट करूंगा। तो z2 के साथ में मैं -3 -4 आएगा सब्ट्रैक्ट कर लूंगा और ऐड कर लूंगा, क्योंकि आइडिया है जो गिवन कंडीशन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आपको यहाँ पे कैसे भी जनरेट करने। तो ये मैंने जनरेट कर लिया और Z1 तो ऑलरेडी जनरेटेड ही है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूंगा, Z1 के साथ में -3 -4 आएगा और Z2 के साथ में अपन ये लिख लेंगे माइनस ऑफ दिस। अब कंडीशन लगाएंगे तो अब मिनिमम वैल्यू निकालनी, मतलब अपने को ग्रेटर देन इक्वल टू वाला पार्ट यूज करना है, बिकॉज दिस इज द पार्ट दैट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू, इससे ये बड़ा है। तो इसीलिए मैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जो दूसरा वाला साइड है वो यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वहां से लेस देन इक्वल टू की वैल्यू आएगी मैक्सिमम। तो इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करेंगे तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। तो हमने ये जनरेट किया था, एक बारी में एक को ही डील करेंगे, Z1 को हम बाद में डील कर लेंगे। और हमने यहाँ पे ये जनरेट किया था सेम। अब अपने को इसकी वैल्यू पता है दैट इज 4। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने 4 पुट किया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। अब उसके बाद में अपने को पता है नेक्स्ट इनइक्वालिटी जो अपने को जनरेट करनी थी मॉड ऑफ Z1 में, तो अपने को कैसे भी करना है इस Z1 को भी सेपरेट करना पड़ेगा।
उसके लिए अपन यहाँ पे अब क्या करेंगे, उसके लिए मैं इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे इसमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा लूंगा। Z1 को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया, तो अब अपने को पता है मॉड ऑफ Z1 प्लस -3 -4 आएगा। तो ये कुछ ऐसा हो गया है, इसमें लगाएंगे दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ दिस। तो ये मैंने यहाँ पे लिखी। तो जैसा दिया हुआ है वैसा आप जनरेट करेंगे, मॉड के अंदर मॉड के अंदर मॉड, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी। और ध्यान रखेंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी का लेफ्ट साइड वाला पोर्शन ही लगाएंगे, क्योंकि उसी से आपको मिनिमम वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, इसी में यहाँ पे लगाएंगे। अब अपने को ये पता है मॉड Z1 की वैल्यू पता है, दिस इज नथिंग बट 9। तो यहाँ पे ये वैल्यू मैं 9 पुट कर दूं। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 9 - 5 -4। तो ये आ जाएगा यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी अपने यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू, दैट इज 0। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ऐसे कर सकते हैं, बट नाउ ये क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ राइटिंग थिंग्स है। ज्योमेट्रिकली ये बहुत ईजी होता है, जिसको हम यहाँ पे समझते हैं, दैट इज दिस डायग्राम। इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमें पता है सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, सेंटर ओरिजिन है, रेडियस है 9, इसका सेंटर 3,4 है, रेडियस है 4। और Z1 और Z2 क्या है, सर्कल के ऊपर के ही 2 पॉइंट्स है, एक सर्कल 1 पे और एक सर्कल 2 पे। और अपने को यहाँ पे लिखना है Z1 माइनस Z2। इसका मतलब क्या है, इस सर्कल पे एक पॉइंट है और इस सर्कल पे एक पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच का मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस अपने को निकाल, ये अपना क्वेश्चन है। तो ज्योमेट्रिकली इसका ये मतलब है। अब अपन अगर इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो पहला सर्कल है सेंटर 0 रेडियस 9, ये बना लिया अपन ने, तो ये बना लिया पॉइंट 9,0। दूसरा सर्कल है सेंटर 3,4, रेडियस है 4। तो बस अब आपको ये ध्यान रखना है ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट तो नहीं करें, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके केस में तो मिनिमम डिस्टेंस 0 हो ही जाएगा, अपने को यहाँ पे दिख ही रहा है। तो अब अपन यहाँ पे सिंपल इस तरह से बना लेते हैं। अभी तक अपन नहीं मान रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज आल्सो लाइज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स। क्योंकि मैंने तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बताया था, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स लाइन किसके अलोंग करता है, लाइन दैट इज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो अगर दो सर्कल्स के बीच का मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस है तो इट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल, और नॉर्मल हमें पता है सेंटर ऑफ सर्कल से पास करती है। सो विल ड्रॉ अ लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल, उसके अलोंग यहाँ पे ये मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस लाई करेगा। तो ये हमने यहाँ लाइन बना ली इस तरह से, इसके अलोंग लाई करेगा। तो ये अपने को दिख रहा है यही वाला डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम, ये अपने को निकाल। ज्योमेट्रिकली जितना अपन देख सकते हैं दिस इज व्हाट वी कैन सी। और अगर अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस देखना होता है यहाँ पे, तो हम क्या देखते हैं, अपन एक पॉइंट इसको यहाँ एक्सटेंड किया है तो इसको मैं यहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। अब अगर अपन देखते हैं तो अपने जो पॉइंट्स होंगे उसी के अलोंग होंगे जो भी मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब अगर अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस देखना होता तो अपने को दिख रहा है इस पॉइंट का इस पॉइंट से, क्योंकि यही इस लाइन के अलोंग फारदेस्ट पॉइंट है। ज्योमेट्रिकली अगर अपने को देखना है दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस वुड हैव बीन द मैक्सिमम डिस्टेंस। ये अपना यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये इसके अलोंग लाई करेगा, दिस इज योर मैक्सिमम डिस्टेंस। अब अपने को बस ये चेक करना है कि ये डिस्टेंस कितना हो। तो अब अपन यहाँ नोटिस करेंगे ये डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं ओरिजिन से इसका, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज 5। ओके, और यहाँ पे इसका रेडियस कितना है इस सर्कल का, दैट इज 4। तो ये अपना डिस्टेंस है 4, क्योंकि रेडियस तो 4 है। तो अब अपने को दिख रहा है ये 5 है और ये 4 है, और इस बड़े वाले रेड का सर्कल का रेडियस 9 है, तो ये 5 + 4 9 ही आ रहा है, मतलब ये पॉइंट यहीं पे है, यही अपने को दिख रहा है 5 + 4, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 9 है। तो ये पॉइंट के बीच में कोई गैप है ही नहीं, ये पॉइंट यहीं पे है। तो अपने को दिख रहा है ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं। उसको आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, C1 C2 अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 5, और रेडियस का डिफरेंस कितना है, 5। तो इसका मतलब बोथ सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर। ये बेसिक कंडीशन होती है, तो अपन डिस्कस करते हैं। अगर बोथ सर्कल टचिंग ईच अदर है तो मिनिमम वैल्यू तो अपन बोल ही देते, वो 0 आएगी, क्योंकि टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे। तो उसके लिए अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, हम डायरेक्टली भी देख के बोल सकते थे। और अगर अपने को मैक्सिमम डिस्टेंस बोलना होता तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाता है, ये यहाँ टच करेगा, तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा इसके जस्ट वर्टिकली अपोजिट, दैट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ राइट सर्कल, यही होगा। तो अपन बोल देते 18 आ जाता। तो ज्योमेट्रिकली इन सब चीजों को सॉल्व करना काफी इजी रहता है, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको दिख रही है फॉर्म होते हुए। अब एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं जो आईआईटी में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन। तो अपने को दिया हुआ है ये अपने को दिख रहा है सर्कल के अंदर के पॉइंट्स और उसके ऊपर के पॉइंट्स, अपने को इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। तो ये पॉइंट है सर्कल पे, सेंटर 3,2 है, रेडियस है 2। तो ये बना लिया मैंने यहाँ पे 3,2 रेडियस 2, तो ये मतलब एक्स एक्सिस को टच करेगा, कुछ ऐसा सर्कल होगा, इसके अंदर के पॉइंट्स और सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालना। अब यहाँ पे जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, देखो मैंने इसमें से पहले 2 कॉमन लिया, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का जब भी क्वेश्चन आएगा सर्कल से रिलेटेड तो 2 क्वेश्चन आते हैं, या तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 सर्कल्स, या क्वेश्चन आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल। तो अब अपने को मॉड को देख के तो डायरेक्टली पता लगता है दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस हम लेते हैं पॉइंट Z का। यहाँ पे 2 है तो पहले मैं 2 बाहर निकालूंगा ताकि मैं Z का डिस्टेंस देख सकूं क्या होगा, क्योंकि जो Z है वो यही पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। तो इसलिए पहले मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया। अब मैं लिखूंगा Z का किससे डिस्टेंस, 3, -5/2 से डिस्टेंस।
तो कहने का मतलब है जो भी पॉइंट इस सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है, उसका अगर आप डिस्टेंस 3,5/2 से ले लेंगे, तो यहाँ पे 3, -5/2, तो देखो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -5/2, तो ये वाला पॉइंट अपना यहाँ कहीं आया, यही हो जाएगा 3, -5/2। तो अब अपने को क्या करना है, सर्कल के ऊपर या अंदर का पॉइंट लेना है जिसका डिस्टेंस इससे क्या लिखना है, मिनिमम डिस्टेंस लिखना है। तो अब आपको मिनिमम डिस्टेंस दिख ही जाएगा, पॉइंट का सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होता है, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज अलोंग द नॉर्मल की तरफ ही होता है। तो अगर अपन बोलेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस यहीं पे लाया करेगा, ये अपन बोल सकते हैं दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना आएगा, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस है 2 + 5/2, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा दैट इज 5/2, तो ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ये 5/2 आ जाएगा और उसका अगर आप डबल कर देंगे तो आ जाएगा 5, तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया दैट इज 5। इस तरह से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और अगर मैं मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करता तो इसके जस्ट वर्टिकली जो अपोजिट पॉइंट होगा वही होगा मैक्सिमम डिस्टेंस, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना होता है 2 + 2 4 + 5/2, वो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाता अगर क्वेश्चन में वो पूछा हुआ होता। तो मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस हम इस तरह से निकाल सकते हैं, तो हो जाता 2 × 5/2 + 4, क्योंकि ये 2 टाइम्स जरूर अपने को करना है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए सर्कल क्या होता है, ऑलवेज लाई अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल एंड द पॉइंट, इसके अलोंग ही ये लाई करता है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम मिनिमम का एक और क्वेश्चन। तो ये हमारे वाले क्वेश्चंस हो गए, दैट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी को यूज नहीं किया, वी ट्राई टू यूज ज्योमेट्री, क्योंकि ये सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दीज आर क्वाइट कॉमन इन आईआईटी जेईई पेपर। अब अपन देखते हैं जब ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी यूज करना यूजफुल रहता है कुछ ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसीलिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी को हम पढ़ते ही इसीलिए। जैसे सपोज मान लो दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर आप इसमें इनइक्वालिटी बना रहे हैं तो इसमें यूज करके आप बना सकते हैं Z1 Z2 Z3, तो यहाँ पे mod Z1 mod Z2 mod Z3। और अगर आपको Z1 Z2 Z3 के लेफ्ट में जाना है तो एक बारी में आप क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेंगे और दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट करके इसके लेफ्ट साइड का पार्ट भी आप लिख सकते हैं। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod ऑफ Z1 + Z2 माइनस mod ऑफ Z3, इससे बड़ा होगा ये वाली वैल्यू, अपन ये यहाँ पे बोल सकते हैं। बट इस तरह के क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं, बट सिंपल क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं ये आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आपको ब्रेक करना है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करना है तो दो को क्लब करेंगे, तीसरे को, फिर बाद में हम इसमें इनइक्वालिटी लगाएंगे कि mod ऑफ Z1 + Z2 क्या होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू mod Z1 माइनस mod Z2। तो यहाँ पे हम वो पुट करके ऐसे इनइक्वालिटी बना सकते हैं। अब इस पे इलस्ट्रेशन कैसे आता है, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, तो यहाँ पे 3 मॉड का अगर आपको दिया हुआ है, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ऐसे क्वेश्चन काफी कॉमन होते हैं। और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे थे आपने नोटिस किया होगा, उसमें जिसकी भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है उसके साथ में यू हैव बीन गिवन वन मोर कंडीशन, दैट इज mod ऑफ z माइनस समथिंग इज इक्वल टू समथिंग या लेस देन समथिंग सर्कल से रिलेटेड। अगर आपको कभी भी किसी की भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है कॉम्प्लेक्स नंबर में और आपको कंडीशन नहीं दी, जैसे इसमें कोई कंडीशन नहीं दी, तो ऐसे केसेस में मोस्टली क्या होता है, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो मिनिमम के लिए अपने को पता है, अपन यहाँ पे मिनिमम नहीं आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी होगी। तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो अपने को मैक्सिमम वैल्यू पता है, वो कहाँ से आएगी, लेस देन इक्वल टू mod z1 प्लस mod z2, इसी से आएगी अपनी मैक्सिमम वैल्यू। तो उसके केस में क्या होता है, हम इन तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे मैंने इसको रिवर्स करके लिख दिया, मॉड के अंदर साइन चेंज। ऐसा मैं क्यों करूंगा, क्योंकि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो तो होगी कांस्टेंट। कांस्टेंट होने के लिए अगर मैं इन तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करूं, क्योंकि यहाँ पे अपने को सॉरी यही पूछा है, ठीक है, सही है सही है, ये पूछा है। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा था, अगर कंडीशन गिवन नहीं होती है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में तो कंडीशन गिवन थी, कंडीशन गिवन होती है तो या तो हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर लेते हैं, या फिर जो कंडीशन गिवन होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, जिसमें इनइक्वालिटी बनानी है वहां पे वो जनरेट कर लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं है, तो अब अपने को निकालनी है इसकी मिनिमम वैल्यू। तो मुझे दिख रहा है mod z1 mod z2 mod z3, ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे दिख रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब किससे ये बड़ा होगा, तो ये चीज मुझे दिख रही है। तो मुझे दिख रहा है अगर ये इससे बड़ा है तो यहाँ पे तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आएगा। अब तीन कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन आप डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे, z z माइनस वन टू z माइनस थ्री, तो उससे फायदा नहीं होगा, बिकॉज ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ z माइनस फोर, यहाँ ये आ जाए, तो उससे आपकी वैल्यू नहीं निकलेगी। तो इसका तरीका क्या होता है, हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिखेंगे ताकि जो z का पार्ट है वो यहाँ कैंसिल हो जाना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको रिवर्स करके लिख लिया। अब इन तीनों का एडिशन अगर मैं लिखूंगा ये ग्रेटर देन इक्वल टू, तो आप नोटिस करेंगे ये वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, z z और 2z, ताकि ये कांस्टेंट वैल्यू से बड़ा आ जाएगा किसके बराबर। तो इस तरह से हम इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, ये किससे बड़ा हो। तो जब भी क्वेश्चन में कंडीशन नहीं दी हुई होती है और इनइक्वालिटी के हिसाब से अगर आपको देखना है तो जनरली वैल्यूज कैंसिल आउट होनी चाहिए यहाँ पे z की, दैट इज द बेसिक आइडिया। अब अपन एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं, जैसे mod z1 माइनस वन, mod z2 माइनस टू, mod z3 माइनस थ्री। हमें इसकी चाहिए ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो हमें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ये किससे छोटा होगा। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए अपने को दिख रहा है यहाँ पे इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट, इधर वाला, यही वाला है, यही अपने को ग्रेटेस्ट वैल्यू देता है।
तो अपने को यहाँ पे इनइक्वालिटी में ये वाला पार्ट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर इसको देखेंगे तो आप बोलेंगे सर ये एक सर्कल पे, ये दूसरे सर्कल पे, तीसरे सर्कल पे, बट ये क्या रिप्रेजेंटेशन है सर्कल्स के ऊपर, ये अपन ये नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए हम सर्कल का डायग्राम नहीं बना रहे। तो आइडिया ये है कि यहाँ पे अपने को क्या करना है, ये वाली जो इनइक्वालिटी के अंदर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर है वो यहाँ पे अपन जनरेट करेंगे। ये अभी तक अपन ऑलरेडी पढ़ते हुए आए, क्योंकि जो भी होता है वो जनरेट करते हैं। तो 1 2 और 3 यहाँ पे अगर मैं जनरेट करूंगा तो 1 2 और 3 मैंने लिख लिया एंड सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू आ गई। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा यही वाली ट्रायंगल इनइक्वालिटी, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 और 6 में अलग कर लूंगा। अब ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, ये लेस देन इक्वल टू 2 है, ये लेस देन इक्वल टू 3 है प्लस 6, तो ये वैल्यू आ जाएगी लेस देन इक्वल टू 12। ऐसे हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर जो भी अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पे कंडीशन दी हुई है ट्रायंगल इनइक्वालिटी में, जहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है वहां पे आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट करने होंगे, उसी के हिसाब से आप कांस्टेंट ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इनइक्वालिटी बना के सॉल्व कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं दो क्वेश्चन और, तो ये अपन ने देखे थे पहले, दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर का केस होता है। इसके अलावा अगर कभी भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दिख रहा है, मुझे दिख रहा है सर्कल की इक्वेशन नहीं, हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मॉड जेड लगानी है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल इनइक्वालिटी से ही इसको लिखेंगे। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, z1 प्लस z2 मॉड z1 प्लस मॉड z2 से छोटा, मॉड z1 माइनस मॉड z2 के मैग्नीट्यूड से बड़ा। अब अपने को यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मॉड z की चाहिए। तो इसका आइडिया ये है बेसिकली, जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए उसमें आपकी क्या बननी चाहिए, इनइक्वालिटी बननी चाहिए। क्योंकि अगर मैं कैसे भी करके मॉड z में इनइक्वालिटी बना लूंगा, उस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके मॉड z की मेरी रेंज पता लग जाएगी, कहां से कहां तक वो लाई करेगा। तो उस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे ये पता है मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, पहले मैंने लिख ली ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अब मुझे पता है मैं देखूंगा मॉड z कहां पे, तो ये रहा अपना मॉड z, यहाँ पे ये भी रहा अपना मॉड z। तो मॉड z जिसमें इनइक्वालिटी बनानी है उसको मैं r पुट कर दूं, तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस टू बाय आर, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और ये आ जाएगा r माइनस टू बाय आर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब मुझे दिख रहा है r में बन गई है एक इनइक्वालिटी। तो अब मैं यहाँ पे अगर इसमें लगाऊंगा ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, तो ये चीज हमेशा 1 से बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करोगे r प्लस 1 बाय आर, तो ये हमेशा होता है जब भी x प्लस 1 बाय x होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इफ x इज पॉजिटिव। ये हमेशा होता है, क्योंकि आप इवन 1 नहीं, इसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होता है, ये हमेशा 2 से बड़ा होता है। क्योंकि हम इसमें am gm से सॉल्व कर सकते हैं, हम ये बोलते हैं x प्लस 1 बाय x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। ये भी हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें टर्म्स कैंसिल हो जाती है x और 1 बाय x। तो यहाँ से अपन बोलते हैं x प्लस 1 बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। am gm इक्वालिटी सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर्स में लगा सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ ये लगाई। तो जब भी आपको r और r रेसिप्रोकल में एक दूसरे के लग रहे हैं, यू कैन ऑलवेज राइट दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो होगा ही, 2 से भी बड़ा होगा। और अगर यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा है तो वो हमेशा ट्रू है। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके कोई आंसर आपका आएगा नहीं, दैट विल ऑलवेज बी ट्रू। आंसर आएगा r इज ए रियल नंबर, सिर्फ यही चीज आपको पता लगेगी। अब बच गई अपनी दूसरी इनइक्वालिटी, तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ समथिंग लेस देन इक्वल टू 1, इट मींस दिस इज माइनस 1 टू 1 के बीच में। तो अब अपन एक इनइक्वालिटी ये सॉल्व करेंगे, एक इनइक्वालिटी ये सॉल्व करेंगे, और उससे इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ये आएगा r1 से 2 एंड r इज योर मॉड z, सो इट विल गिव यू मॉड z मिनिमम एंड मॉड z मैक्सिमम वैल्यू। ये वैल्यू अपने को डायरेक्ट पता लग जाएगी। अब अपन यहाँ पे सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। तो अब अपन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिमिलर टाइप का। देखो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, वी हैव टू फाइंड दिस मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसमें इनइक्वालिटी हम ये लगा सकते हैं, तो ये वाला पार्ट लिखेंगे दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस 1 बाय मॉड z। तो ये आएगा। तो अब मुझे पता है अगर मेरे को इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आई नीड टू फाइंड मॉड z। दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ मॉड z, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन ऑफ मॉड z। तो मॉड z पे इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। अब मॉड z की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन जो अपने को क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब अपन यहाँ पे अगर बात करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी से, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड z3 प्लस 1 बाय मॉड z2। लेस देन वाले पे मैंने क्यों लगाई, बिकॉज हियर एंड देयर इज लेस देन साइन, एंड लेस देन वाले पे ही लगाने का ये भी फायदा है क्योंकि इससे मॉड z सेपरेटली जनरेट होगा। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2, तो हम ये बोल सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है वी कैन इक्वेट दिस टू 2, क्योंकि ये इनइक्वालिटी कुछ ऐसे ही लिखी हुई है। तो इससे अपन निकाल सकते हैं मॉड z की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज दिस इज r प्लस 1 बाय r प्लस 1 बाय r2 कब होता है ये अपन देख चुके हैं। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, 2 कब होता है जब दोनों वैल्यूज 1 होती है। तो अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे तो r माइनस 1 का होल स्क्वायर इज 0 आएगा, r विल बी 1। सो मॉड ऑफ z क्यूब इज 1, सो मॉड ऑफ z इज 1। अब जो मॉड ऑफ z की वैल्यू आपकी 1 आ गई है वो यहाँ पुट कर दो, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई है 1, तो दिस इज द वैल्यू विल पुट हियर, तो सो इट विल बिकम 1 प्लस 1 बाय 1। तो ये आ जाएगा दिस इज लेस देन इक्वल टू 2। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कॉमन इफ the question cannot be solved using geometry, you have to make using triangle inequality.
इन जनरली जो भी ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप बना सकते हैं या फिर मॉड z में पूछा है तो उसमें आपको इनइक्वालिटी बना के सॉल्व करना होता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम ऑफ मिनिमम वैल्यू पे एक और कॉन्सेप्ट है वो भी बता देता हूँ, जिस पे रिसेंटली एक क्वेश्चन आया था। उससे पहले हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस। अब अपन देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर में देयर इज नथिंग लाइक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो अगर अपन देखेंगे तो उसमें अपन यहाँ पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसा मुझे नहीं दिख रहा कहाँ पे, बिकॉज इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। देयर इज नो गिवन कंडीशन इन द क्वेश्चन, जस्ट इट इज गिवन कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको चाहिए या इसकी मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए कहाँ पे, और आपको उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और मॉड z नॉट का वैल्यू बताना। तो ये अपने को दिख रहा है दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y फ्रॉम 3, -4। दिस इज डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, 5, y फ्रॉम 5, 2। तो अब अपन यहाँ पे ये बोलेंगे तो ये डिस्टेंसेस का सम लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ x एंड y। व्हाई विल आई राइट इन टर्म्स ऑफ x एंड y? बिकॉज़ यहाँ पे अगर आप इसको x और y में लिखेंगे सो आई सी दिस इज नथिंग बट एडिशन ऑफ टू क्वाड्रेटिक। बिकॉज़ मॉड में क्या आएगा x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो सेपरेट कर लूंगा। x और y क्या है? देयर आर टू डिफरेंट एंटिटीज, x x की डायरेक्शन में है, y y की डायरेक्शन में। सो दिस इज लाइक सॉल्विंग टू क्वेश्चंस। आपको इसकी भी लीस्ट वैल्यू निकालनी है और इसकी भी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। x एंड y आर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 2x² ये आ जाएगा, ये आएगा 2y²। और क्वाड्रेटिक का ग्राफ अपने को पता है दैट इज ए पैराबोला। पैराबोला की मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है? वर्टेक्स पे। तो इसका वर्टेक्स आएगा दैट इज इक्वल टू -b/2a दैट इज 4। और अगर आप x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे पुट, तो आपको इसकी लीस्ट वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलर तरह से यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी वर्टेक्स पे दैट इज -b/2a दैट इज -1 पे। y को -1 यहाँ पुट करेंगे तो आपको इसकी मिल जाएगी मिनिमम वैल्यू। तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू। तो जब मैंने देखा यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में निकालनी थी लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो मैंने क्या किया, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल ली और इसकी भी मिनिमम वैल्यू निकाल ली, और दोनों की मिनिमम वैल्यू का जो एडिशन होगा दैट विल बी द लीस्ट वैल्यू। तो यहाँ पे पहले वाले की मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? दैट इज 2। सेकंड वाले की मिनिमम वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 18। तो इन दोनों का जो एडिशन आएगा दैट विल कम आउट टू बी 20। तो इस तरह से हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये क्वेश्चन देख रहे थे, अब एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस उसके बाद में वी विल स्टार्ट विद बाइनोमियल। तो यहाँ पे अपना आ गया था इसका मिनिमम वैल्यू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर अपने को लिखना है तो x है 2, y है 18, तो आप जो है z नॉट लिख सकते हैं। उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो √2²। नहीं, ये तो मिनिमम वैल्यू आ गई। तो अगर अपने को वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर z लिखना है तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -1 है। तो मॉड ऑफ z नॉट अगर अपने को लिखना है तो आ जाएगा √4² + 1²। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे इसके बराबर। तो इस तरह से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। अब हम एक लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जिसपे आईआईटी में क्वेश्चन आया था 21 के अंदर। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है उसके अलावा एक सिंपल इनइक्वालिटी अपन ये बोलते हैं कि मॉड z जो होता है वो मॉड ऑफ रियल पार्ट z से बड़ा होगा और वो ग्रेटर देन इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z से बड़ा होगा। क्योंकि अपन ये देख सकते हैं मॉड z का मतलब होता है √x² + y²। ये जो वैल्यू है मॉड x से डेफिनेटली बड़ा होगी और ये x से भी बड़ा होगा, ये हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यू ऐड हो रही है, अगर y को 0 पुट कर दोगे तो मॉड x आ जाएगा। इसी तरह से एक बेसिक इनइक्वालिटी मॉड z में होती है। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मॉड, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब एक और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बेस्ड होता है यहाँ पे एक्सप्रेशन दैट इज दिस वन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे जे एडवांस में रिसेंटली क्वेश्चन आया था, तो वो हम क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस मॉड z मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट z है और एक पॉइंट है मॉड z, 0, क्योंकि इसमें आइटा वाला पार्ट 0 है, ये एक रियल नंबर है। तो ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसके लिए हम एक सर्कल बनाते हैं जिसका रेडियस जो है मॉड z के बराबर है, और इस सर्कल पे एक पॉइंट लेते हैं मॉड z, 0। सो दिस इज द पॉइंट। अब जो z है वो रिप्रेजेंट करता है एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। वो क्यों रिप्रेजेंट करेगा? क्योंकि इसकी रेडियस ऑफ द सर्कल क्या आ जाएगी? मॉड z ही आएगी। तो यहाँ पे z अगर आप कोई भी पॉइंट लेंगे सर्कल पे, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मॉड z ही होगा। सो ये जो z है इट इज रिप्रेजेंटिंग एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। अब जब बात करते हैं z माइनस मॉड z के बीच का डिस्टेंस, तो एनी पॉइंट ऑन सर्कल अगर उसको आप मॉड z, 0 से ज्वाइन करेंगे, दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। तो अगर मैं इसको a और इसको b बोल देता हूं तो ये वैल्यू लिखी हुई है ab की यहाँ बात हो। अब यहाँ पे राइट साइड का एक्सप्रेशन क्या लिखा हो? तो अब अपने को पता है राइट साइड में मॉड z तो अपना रेडियस के बराबर है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z का क्या मतलब है? अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करूंगा तो यहाँ पे इसका जो एंगल आएगा थीटा, दैट इज आर्ग्यूमेंट। तो ये वैल्यू है थीटा के बराबर। तो ये अपना लिखा हुआ है r मल्टीप्लाइड बाय थीटा। सो ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है दिस इज नथिंग बट आर्क AB की जो लेंथ है ये वो लिखी हुई है। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क AB। ये यहाँ पे इसकी लेंथ लिखी हुई है क्योंकि अपने को पता है बिकॉज दिस इज r मल्टीप्लाइड बाय थीटा क्या होता है? AB की लेंथ। और आर्क AB की लेंथ है और ये है AB लाइन सेगमेंट की लेंथ। तो अपने को डायग्राम से ही देख के पता लग रहा है
कि ये जो लाइन सेगमेंट की लेंथ है वो आर के बी की लेंथ से क्या होगी, डेफिनेटली छोटी ही होगी। तो यही यहाँ पे चीज लिखी हुई है। और वो इक्वल टू कब हो सकता है, जब यहाँ पे मॉड जेड इक्वल टू जेड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा उसके केस में वो एक सिंगल पॉइंट आएगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो वाला केस हो गया। तो ये चीज हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, दिस इज लाइक ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स क्या है, इस सर्कल के ऊपर है। सर्कल के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सर्कल के ऊपर के जो दो पॉइंट्स के बीच का आर्क वाला डिस्टेंस है उससे छोटा या उसके बराबर होता है। नाउ लेट्स टेक आईआईटी में जो क्वेश्चन आया है 21। क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा 1 थीटा 2 थीटा 10 की पॉजिटिव वैल्यूज इन रेडियन such that sum of these values is equal to 2 pi। 10 वैल्यूज का सम 2 pi है। There is a complex number z1 e raised to power iota theta 1 z1 equal to zk minus 1। तो z1 नहीं है, ये zk है। तो अगर अपने को z2 लिखना है, क्योंकि 2 से लेकर के 10 तक लिखना है, z2 क्या होगा, z1 मल्टीप्लाइड बाय e raised to power iota थीटा 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो z1 के हिसाब से अगर अपने को z2 लिखना है, आई कैन राइट दैट इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाइड बाय e raised to power iota थीटा 2। तो अगर अपना z1 है e की पावर आइटा थीटा 1, तो z2 को अपन लिख सकते हैं e की पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्योंकि ये यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। सिमिलर तरह से z3 में आएगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 का सम। सिमिलर तरह से अगर आप z10 लिखेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है e की पावर आइटा थीटा है, तो मैंने आपको बताया था, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे ये जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ zi, ये कितना है 1। सो दिस इज ए यूनिट मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर, और यूनिट मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर इज फेवरेट इन आईआईटी। तो ये यूनिट मॉड्यूलस का कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे के सारे। अब अपने को यहाँ पे लिखा हुआ है z2 माइनस z1 z3 माइनस z2 सबका जो मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 2 पाई है, और एक लिखा हुआ है सबके स्क्वायर का मॉड का डिफरेंस लेस देन इक्वल टू 4 पाई। अपने को बताना है p और q में से कौन सा ट्रू है। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं 10 कॉम्प्लेक्स नंबर, सबका मैग्नीट्यूड क्या है 1, और जो 10th कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, 2 पाई के बराबर है। ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है। तो अब हमने जो पढ़ा था दैट इज nth रूट ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये यूनिटी हो गया, क्योंकि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सबका मैग्नीट्यूड तो 1 है, सिर्फ इसके यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। तो हम ये 10 के 10 कॉम्प्लेक्स नंबर को बोल सकते हैं दे आर लाइंग ऑन ए सर्कल जिसका रेडियस क्या है 1। तो यहाँ पे अगर मैं z1 बोलूंगा तो z10 जो होगा वो अपन बोल सकते हैं वो यहाँ पे कहीं होगा, दिस विल बी z10, क्योंकि इसका यहाँ पे रेडियस तो 1 ही है, और एंगल कितना है 2 पाई है। तो 2 पाई मतलब यहीं पे वापस वो घूम के पहुंच गया। और अगर मैं z1 की बात करूंगा, सो दिस इज योर z1। इस तरह से वो 10 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 z3। अपने को ये नहीं पता कि एंगल्स कितने हैं, बट अपने को ये पता है ये जो z4 z5 फिर z6 होगा, दीज आर ऑल लाइंग ऑन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 7 8 9 और 10। अब अपने को दिखा हुआ है z2 माइनस z1 z3 माइनस z2। तो यहाँ पे ये एक के बाद में जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उससे उसका डिस्टेंस लिखना है। तो यहाँ पे ये वाली जो लेंथ अपने को लिखी हुई है z2 माइनस z1 z3 माइनस z2, तो ये वाली लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ है। इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एक लेंथ बनेगी, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे एक लेंथ बनेगी, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे ये लेंथ नहीं बनेगी। तो इस तरह से अपनी यहाँ पे ये लेंथ बन जाएगी, दीज आर ऑल दी लेंथ्स। तो ये लेंथ ऑफ कॉर्ड्स ही है। तो अपने को पता है लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क से छोटा होता है या उसके बराबर हो सकता है। इनइक्वालिटी में अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो जो अपन ने जस्ट पहले रिजल्ट देखा था उसको अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो अपन बोल सकते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस z2 क्या होगा, यहाँ पे इसके बीच में जो भी एंगल है z1 और z2 के बीच में। तो z1 का एंगल अपने को पता है, z1 का एंगल कितना है, यहाँ एंगल है थीटा 1, और z2 और z1 के बीच का एंगल कितना है, डेफिनेटली वो थीटा 2 ही है, क्योंकि z2 इज z1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर आइटा थीटा 2। तो नोटिस करो z2 का आर्गुमेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, सो द एंगल बिटवीन देम इज नथिंग बट थीटा 2। तो अब अपन यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि मॉड ऑफ z2 माइनस z1 जो है, ये जो वैल्यू है इसको अपन क्या बोल सकते हैं, वो हो गया यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस, सो दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 2। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। और फिर अगर अपन लिखेंगे z3 माइनस z2, सो दिस विल बिकम 1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 3, क्योंकि वो यहाँ पे ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा 3। तो इस तरह से अगर आप लिखने जाएंगे और सबका सम लिखेंगे तो लास्ट वाला यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट वाला सम है z1 माइनस z10, और z1 माइनस z10 की अगर आप बात करेंगे दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय थीटा 1। तो अगर आप इन सबका सम कर देंगे यहाँ पे तो ये जो सम है ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू थीटा 1 से लेकर के थीटा 10 का सम, और थीटा 1 से लेकर के थीटा 10 का सम क्या है 2 पाई। सो दिस सम इज लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ये अपन यहाँ बोल सकते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर पी जो है वो अपना ट्रू है, ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। अब बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर क्यू की। तो अगर मैं स्टेटमेंट नंबर क्यू की बात करता हूं तो यहाँ लिखा है मॉड z2 माइनस z1 का स्क्वायर। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है इसमें अपने को ये नहीं दिख रहा,
कि ये तो अपने को पता है, ये तो कॉर्ड की लेंथ की बात हो रही है, स्क्वायर का अपन यहाँ पे क्या करेंगे? तो स्क्वायर के लिए अपन क्या कर सकते हैं, अपने को पता है मॉड Z2 माइनस Z1 में अपने को आइडेंटिटी पता है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1। अब अपने को इसमें इनइक्वालिटी पता है, तो अपन इस पूरे में इनइक्वालिटी लिख सकते हैं। तो अपन इसको लिखना चाहें, आई कैन राइट दिस एज लेस देन इक्वल टू, इसमें इनइक्वालिटी क्या है, थीटा 2, तो इसको लिख सकते हैं थीटा 2 मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1। दिस इज व्हाट आई कैन राइट। बट अब अपने को यहाँ पे इस वाले पार्ट के लिए तो अपन इनइक्वालिटी लिख ली, दिस इज लेस देन इक्वल टू थीटा 2। अब इसका क्या करेंगे? तो इसके लिए अब अपन यहाँ पे लगाएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी, क्योंकि इसमें तब अपन सोच सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन इक्वल टू mod Z1 plus mod Z2। क्यों लगाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी? बिकॉज वी नो mod Z1 mod Z2 दैट इज नथिंग बट 1, दोनों के यूनिट मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये भी वैल्यू 1 है और ये भी वैल्यू 1। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा 2। तो अगर ये 2 टाइम्स थीटा 2 से छोटा है तो नेक्स्ट आ जाएगा 2 टाइम्स थीटा 3, 2 टाइम्स थीटा 4, 2 टाइम्स थीटा 10। तो वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आ जाएगा 4 पाई। तो ये अपना मैच कर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 से। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सो इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड अपॉन सर्कल की कॉर्ड और सरकमफ्रेंस की लेंथ को रिलेट करके। तो यूनिट मॉड्यूलस कॉम्प्लेक्स नंबर है, यू कैन टेक ए यूनिट सर्कल, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वही होंगे। आर्ग्यूमेंट्स जो है देयर आर डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स दैट यू कैन टेक। तो ये हमारा यहाँ पे सर्कल्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है, सर्कल्स का पार्ट नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं दैट इज विद बाइनोमियल की सम ऑफ सीरीज। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल में कोफिशिएंट्स के जो सम होते हैं उसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मींस NC0 NC1 NC2 अप टिल NCn का सम। दिस वैल्यू इज रिटन एज 2 रेज़ टू पावर n। दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन। समेशन में हम r इक्वल टू 0 से n NCr भी लिखते हैं। तो r की वैल्यू 0 1 2 अप टिल n पुट करेंगे तो ये सम के बराबर आता है। जितने भी सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल के क्वेश्चंस होते हैं वो 1 प्लस एक्स की पावर n के एक्सपेंशन के ऊपर ही बेस्ड होते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को अपन कैसे लिख सकते हैं? दैट इज NC0 NC1x NC2x स्क्वायर NCn x रेज़ टू पावर n, जिसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा की फॉर्म में, दैट इज इक्वल टू सिग्मा NCr x रेज़ टू पावर r। और जो r की वैल्यू है 0 से लेकर के n के बीच में होगी। तो अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू बोथ साइड्स 1 पुट कर देते हैं इट विल गिव यू 1 प्लस 1 2 की पावर n, NC0 NC1 NC2 अप टिल NCn का सम। तो उससे आपको यहाँ पे ये वैल्यू 2 की पावर n मिल जाएगी। दिस इज द बेसिक आइडिया, इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट होता है। नेक्स्ट होता है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। ये सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट और ऑल कोफिशिएंट में फर्क क्या है? अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो इसमें x x स्क्वायर x की पावर n जो भी वेरिएबल पार्ट है उसके अलावा सिर्फ कोफिशिएंट में बाइनोमियल का कोफिशिएंट ही आता है। लेकिन अगर सपोज एक्सपेंशन कुछ ऐसा है 5p प्लस 4q x प्लस y प्लस z का स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इसमें 5 की पावर समथिंग और 4 की पावर समथिंग ऐसी भी टर्म्स यहाँ पे आएंगी। तो उसके केस में क्या होगा? उसके केस में हम क्या करते हैं, अगर आपको सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स चाहिए तो आप क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल है p और q उसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। ऐसा करने से सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स क्यों आएगा? क्योंकि जैसे यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, फर्स्ट पार्ट के हिसाब से इसको अगर मैं बाइनोमियल की फॉर्म में लिखना चाहूँ 5p प्लस 4q रेज़ टू पावर n। तो यहाँ पे अगर मैं बाइनोमियल के एक्सपेंशन की फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेकर के n, और यहाँ पे ये लिख देंगे हम NCr 4q रेज़ टू पावर r and 5p raised to power n minus r. This is how you will write. अब अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो q की पावर r और p की पावर n माइनस r दोज आर द वेरिएबल टर्म्स। उसके अलावा जो पार्ट है वो कांस्टेंट टर्म ही है, और वही क्या है आपके कोफिशिएंट में आएगा। कोफिशिएंट में NCr भी आएगा, 4 की पावर r भी आएगा, 5 की पावर n माइनस r भी आएगा, और जो q की पावर r है और जो p की पावर n माइनस r है वो वेरिएबल का पार्ट है। तो अगर मैं कोफिशिएंट्स की यहाँ पे बात करता हूँ, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? कोफिशिएंट जो है आपका ये वाला पार्ट है। तो अगर आपको सिर्फ कोफिशिएंट्स का सम चाहिए तो आपको वेरिएबल को हटाना है, तो इसीलिए हम वेरिएबल को क्या है 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमने x को 1 पुट किया था तो जो कोफिशिएंट्स था उसका सम आ गया। अब इसके केस में क्या है, कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट सेम है, सो यू गेट द सेम रिजल्ट। हियर इफ यू विल पुट वेरिएबल वैल्यू 1, so you will get only the constant terms that is their coefficients, so you will get the sum of coefficients। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपको 1 पुट करनी है। तो यहाँ ये 1 पुट कर देंगे, यहाँ ये 1, you will only get sum of coefficients only because अब कोफिशिएंट में सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स नहीं है, p और q के जो कोफिशिएंट्स थे 4 और 5 वो भी हर टर्म में आएंगे विद ए पावर, सो दिस विल बिकम द कोफिशिएंट। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें जब बोला है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स तो इसमें p और q को 1 पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर 9 रेज़ टू पावर। यहाँ पे x प्लस y प्लस z लिखा हुआ है, x y z है वेरिएबल, उसको 1 पुट कर देंगे, यू विल गेट द सम ऑफ कोफिशिएंट्स। ऐसे वाले क्वेश्चन में फिर वो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं पूछ रहा है क्योंकि इसमें कोफिशिएंट्स अलग जनरेट हो रहे हैं। और इसी का सेकंड पार्ट का एक बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन होता है
कि अगर आपको सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए इंटीग्रल पावर्स ऑफ x इन 1 माइनस 2 रूट x रेज़ टू पावर 50, तो यहाँ पे ये क्या है, डिफरेंस है, इसमें से ये क्या है, इरेशनल पार्ट्स है। तो अगर आप यहाँ पे इसमें लिखेंगे, तो इसका अगर आप लिखेंगे सिग्मा की फॉर्म में, तो सिग्मा की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं सिग्मा एनसीआर। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा 50 सीआर, फिर आप लिखेंगे माइनस 2 की पावर आर और रूट एक्स की पावर आर, और r की वैल्यू है दैट इज 0 से लेकर के 50। दिस इज हाउ यू विल राइट दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। बट नाउ इट इज टॉकिंग अबाउट इंटीग्रल पावर्स ऑफ x। तो अगर आप नोटिस करेंगे रूट x है, रूट x मतलब x की पावर हाफ। तो अगर मैं r की वैल्यू लूंगा दैट इज 2, तभी x की पावर इंटीजर आएगी। अगर आप r की वैल्यू 1 लेंगे तो x की पावर इंटीजर नहीं आएगी। तो इंटीग्रल पावर्स ऑफ x किस पे डिपेंड करेगी, दैट डिपेंड्स अपॉन r। तो अगर आपको दिख रहा है, अगर आप r की वैल्यू लेंगे 2 या लेंगे यहाँ पे 0 या लेंगे 4, तो अगर आप इवन वैल्यूज लेंगे तभी यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रल पावर्स जनरेट होगी। और इंटीग्रल पावर्स अगर जनरेट होगी तो उसमें जो कोफिशिएंट बचेगा, फिर आर की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 0 2 4 6 पुट कर दी, तो ये आपका बच जाएगा यहाँ पे कोफिशिएंट। ये अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अपने को ये चाहिए। तो अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, जब आपने सम ऑफ कोफिशिएंट निकाला था तो हमें सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट पूछा गया था। इसमें जब अब सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है तो सम ऑफ हाफ कोफिशिएंट पूछा है, सारे नहीं पूछा। कितने पूछा है, हाफ, आधों का आपको सम बताना है क्या होगा, पूरे का नहीं पूछा। पूरे का कौन सा नहीं पूछा, क्योंकि r इक्वल टू 135 के लिए नहीं पूछा, हाफ का पूछा है 0246। और इवन हम ये बोल सकते हैं ऑल्टरनेट हाफ का पूछा है। तो क्वेश्चन आ सकता है या तो आपको 0246 का पूछ ले या 1357 का पूछ ले। दिस इज ऑल्टरनेट वैल्यूज पे हाफ कोफिशिएंट का सम पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे तो इसका तरीका क्या होता है, हाफ चाहिए और हाफ नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन वाला है इसके साथ में हम एक और बाइनोमियल एक्सपेंशन कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव साइन वाला। तो अब इन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में क्या होता है, जितनी भी वैल्यूज होती है जिसमें हम नेगेटिव लेते हैं और जिसमें हम पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव में जब एक्सपैंड करेंगे तो सारी वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ही आनी है। लेकिन नेगेटिव में जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ऑल्टरनेट नेगेटिव साइन आता है। क्यों, क्योंकि ये माइनस की पावर 0 है, माइनस की पावर 1। तो जहां पे भी यहाँ पे ये जो वैल्यूज है पावर में, आर की वैल्यू हो जाएगी ऑड, और ऑड वैल्यूज ऑफ आर नेगेटिव साइन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा ऑड वैल्यूज ऑफ आर के लिए। तो ये अपने को दिख रहा है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे अपने को हाफ कोफिशिएंट चाहिए। तो ये जो दोनों एक्सपेंशन है इसको जब हम ऐड करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, आधी टर्म्स कैंसिल हो जाती है। ऐड करने पे क्या होगा, ऑड जो पावर वाली है टर्म कैंसिल हो जाएगी, इवन पावर वाली जो है वो टर्म्स सिर्फ बच जाएंगी। मतलब 0246 के लिए बच जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको 1357 के लिए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट या सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है तो आप क्या करेंगे, इसको सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि सबट्रैक्ट करने से 135 वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी, नहीं 024 वाली कैंसिल हो जाएंगी, सेम साइन की 135 वाली वहां पे ऐड हो जाएंगी। तो इसमें अपने को ऐड करने से फायदा हो रहा है, क्योंकि अपने को 024 वाला चाहिए। तो ऐड करेंगे तो अपने को मिलेगी 2 टाइम्स टर्म कंटेनिंग इंटीग्रल पावर ऑफ x। अब वो सारी टर्म लिखने की अपने को जरूरत नहीं, जितनी भी टर्म्स होंगी उसमें यहाँ पे ऐसे कुछ समेशन आएगा और r की वैल्यू क्या आएगी 0246, उसके हिसाब से ये समेशन आएगा। तो अगर अपने को यहाँ पे इस एक्सपेंशन को लिखना भी है तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी सिग्मा 50 cr माइनस 2 की पावर r और रूट x की पावर r, ऐसा कुछ यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे जो r की वैल्यूज आएंगी दैट विल बी नथिंग बट 0246, यही वाली वैल्यूज आएंगी। अब अपने को बोल रहा है ये जो टर्म्स है इसमें सम ऑफ कोफिशिएंट चाहिए। तो अभी भी देखो कोफिशिएंट तो वही है, दिस इज द कोफिशिएंट। तो इफ यू नीड दिस कोफिशिएंट व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द वेरिएबल इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे हम वेरिएबल को 1 पुट करेंगे, तो लेफ्ट साइड में जो एडिशन आया है उधर भी आप क्या करेंगे, वेरिएबल को x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट में आएगा 1 माइनस 2 रूट 1 की पावर 50, 1 प्लस 2 रूट 1 की पावर 50। तो ये 3 की पावर 50 आ जाएगा, ये माइनस 1 आ जाएगा, और ये आएगा 2 टाइम्स दिस वैल्यू। तो यही अपने को निकालना है। तो ये अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे सो दिस विल बी द आंसर, यू विल गेट 3 की पावर 50 प्लस 1 अपॉन 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। इट्स अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन, सम ऑफ कोफिशिएंट्स पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यू हैव टू ओनली कंसीडर हाफ कोफिशिएंट। तो ये हो गया हमारा सिंपल समेशन ऑफ सीरीज, कैसे हम लिखते हैं। तो एक तो होते हैं सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम, एक होता है ऑल द कोफिशिएंट सम, उसमें बाइनोमियल के आगे का पार्ट इंक्लूडेड है। एक है सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स बट हाफ, ऑल्टरनेट हाफ, 1357 0246। अब सिमिलर तरह से हम इसका हम केस बना सकते हैं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हाफ। दिस इज इवन या ऑड नंबर। इवन या ऑड नंबर का क्या मतलब हो गया, मैं ऑल्टरनेट हाफ की बात कर रहा हूं। ऑल्टरनेट हाफ का मतलब 024, या फिर हम बोल सकते हैं दैट इज 1357। तो ये ऑल्टरनेट हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की मैं बात कर रहा हूं। तो ये जो सम होता है ये हम निकाल सकते हैं, ये 2 की पावर n अपॉन 2 होता है। इट्स वेरी इजी टू राइट दिस। इसको अपन कैसे लिखते हैं, तो इसका प्रूफ क्या होता है, ये अपना सम है, इसमें हमने nc0 से ncn तक का हमने सम निकाला था x को 1 पुट करके। नाउ यू कैन इवन पुट x इक्वल टू -1। इफ यू विल पुट x इक्वल टू -1
तो ये आएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 अप टिल NCn। तो हमें दिख रहा है 135 जो है उसको आप लेफ्ट में ले जा सकते हैं, सो इट विल गिव यू इवन बेस का जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम है और ऑड बेस की बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम है दैट इज इक्वल। तो अगर मैं इस वैल्यू को मान लेता हूं हाफ, अब अपने को यहां दिख रहा है कि NC0 से NCn का सम तो होता है 2n, तो ये जो वैल्यू है अगर यहाँ पे अपन ने मान ली हाफ अल्फा, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या लिखी हुई है, इसमें एक पार्ट होगा ये वाला NC0 NC2 NC4, एक पार्ट होगा ये वाला NC1 NC3, सो इट विल बिकम अल्फा प्लस अल्फा। तो ये भी आएगा अल्फा प्लस अल्फा, टू पार्ट्स में ये ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से अपन समझ सकते हैं, या फिर मैं इसको इस तरह से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये जो इवन वाला है उसको अपन एक अलग कलर से डिनोट कर देते हैं, दिस इज द इवन वन। ये अपना इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट है, तो वो आएगा यहाँ पे 0 2 4 ये वाला। और जो ऑड वाला है उसको अपन यहाँ पे डिनोट कर देते हैं इस टर्म से, तो ये आएगा अपना 1, फिर यहाँ 3 आएगा। तो जो इवन वाला है वो भी क्या है, सम दैट इज इक्वल टू अल्फा, और ऑड वाला भी क्या है, सम दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो इवेंचुअली दोनों का एडिशन आएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। तो 2 अल्फा इक्वल टू 2 की पावर है, तो अल्फा आ जाएगा 2 की पावर n माइनस। तो ये तो अपन ने डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रख लिया फॉर बाइनोमियल कोफिशिएंट। हाँ, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ कोई और भी कोफिशिएंट है तो उसमें आपको दो कंसीडर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना पड़ता है, फिर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं। दिस इज द आइडिया। अब यहाँ पे इससे अपन ये लिख सकते हैं r इक्वल टू 0 से n माइनस 1 की पावर ncr इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब है, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो NC0, 1 पुट करेंगे तो NC1 माइनस का, 2 पुट करेंगे तो NC2, 3 पुट करेंगे तो माइनस NC3, ये वाला एक्सप्रेशन आएगा। तो यहाँ पे ये जो चीज आपकी लिखी हुई है दैट इज दिस एक्सप्रेशन, इसको आप समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में समेशन की फॉर्म में भी आपका आंसर आ सकता है और इस समेशन को मैं आगे यूज भी करूंगा। यू कैन ऑलवेज राइट दिस समेशन एज लाइक दिस। और एक अपन ने देखा था NCR का सम 2 की पावर है। NCR अगर सारे होते हैं तो 2 की पावर है, और अगर माइनस 1 की पावर r होता है तो समेशन 0 आता है, ये अपने को पता है। बट रिमेंबर 0 से लेकर के n तक की बात हो रही है। अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख जाता है, हमेशा नोटिस करिए कहां से कहां तक की बात हो रही है। अगर 1 से लेकर के n तक की बात हो रही है, माइनस 1 की पावर r NCR, सो दिस विल नॉट बी 0। क्यों नहीं होगा 0? क्योंकि अपने को पता है इसमें अगर NC0 आप ऐड करेंगे तब सम 0 आएगा। तो अपने को पता है अगर ये वैल्यू निकालनी है तो अपने को पता है इसमें अपन क्या ऐड करेंगे, अगर NC0 ऐड करेंगे देन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो अगर अपने को सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी है तो हम बोल सकते हैं r इक्वल टू 1 से लेकर के n माइनस 1 की पावर r NCR, सो दिस विल बिकम NC0 चला जाएगा राइट में, इट विल बिकम माइनस 1। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू माइनस 1 होगी। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, हमेशा नोटिस करो डायरेक्टली इसको 0 मत पुट कर देना, कहां से स्टार्ट हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब अपन यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ फर्स्ट हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अब ये अल्टरनेट हाफ नहीं है, फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखो 20C0 से 20C10 तक का सम लिखा है, तो इसमें ये फर्स्ट हाफ है। तो जब भी NC0 से NCn लिखा होता है तो जो n है उसी का बाइनोमियल एक्सपेंशन आप कंसीडर करते हैं, जैसे 1 प्लस x की पावर 20। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑड होंगे 1 प्लस x की पावर 20 में, बिकॉज वी नो 1 प्लस x की पावर n में n प्लस 1 टर्म्स होती हैं। तो इसमें n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 टर्म्स होंगी, यहाँ पे 21 टर्म्स होंगी, मतलब 21 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स होंगे। 21 बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मतलब 20C0 से 20C20 तक जाए। अब यहाँ पे जो आपको सम निकालना है 20C0 से 20C10 तक का निकाल। तो अगर मैं इसकी मिडिल टर्म की बात करूंगा तो कैसे होगी, यहाँ 20C0 से लेकर के चलेगा 20C9, फिर दो मिडिल टर्म होंगी, कौन कौन सी होंगी, 20C10 और 20C11, यही होगी, यही होगी ना। 21 है, सॉरी 21 है तो एक ही मिडिल टर्म होगी, 20C10 होगी, दिस विल बी योर मिडिल टर्म। फिर उसके बाद में क्या होगा, फिर उसके बाद में होगा 20C11 से लेकर के 20C20 तक की टर्म, ऐसे यहाँ पे होगा। तो अब यहाँ पे अपने को जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम लिखाना है इंक्लूडिंग मिडिल वन, मतलब इसको भी इंक्लूड करके लिखा है, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया है। इसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि जो फर्स्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है और जो लास्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है दोनों इक्वल होते हैं। 20C20 20C0 के बराबर होता है, 20C1 20C19 के बराबर होता है, 20C2 20C18 के बराबर होता है। तो बेसिकली मैं प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ ये NCR इज इक्वल टू NCn माइनस R। तो यहाँ पे अगर बेस का सम अगर n के बराबर है तो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल होते हैं। यहाँ पे 20 है, 0 है, 20C20, 20 बेस है, 0 बेस है, दोनों को ऐड करेंगे यू विल गेट 20। 1 बेस है, 19 बेस है, यू विल गेट 20। 2 बेस है, 18 बेस है, यू विल गेट 20। तो इसीलिए बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल है। अब क्या होगा इसमें, जो ये वाला पार्ट रह जाएगा दैट इज योर मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म को छोड़ के बाकी सबके तो पेयर बन जाएंगे, यहाँ हमेशा पेयर बने, मिडिल टर्म आपकी हमेशा सेपरेटली रह जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ये वाला पेयर इसके बराबर बनेगा, तो इसको 2 टाइम्स मैंने लिख लिया, दिस मल्टीप्लाइड बाय 20C9। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको अपन ने लिख लिया x। अगर आपने को ये वैल्यू पूछी होती 20C0 से 20C9 तो हम आंसर लिखते, इसको राइट में ले जाते, माइनस 20C20 देन अपॉन 2, ये अपना आंसर आ जाता अगर ये अपने से पूछा होता। इफ द x वी हैव टू फाइंड, बट अपने को x नहीं निकालना, इसमें क्या ऐड करना है, मिडिल टर्म को ऐड करना है, दैट इज योर, अपने को यहाँ पे वो भी ऐड करना है। क्या ऐड करना है, इसको मैं x अलग कलर से लिख लेता हूँ, इट विल बिकम इजियर टू अंडरस्टैंड। अब अपने को यहाँ पे इसमें क्या ऐड करना है, अपने को इसमें 20C10 भी चाहिए, दैट इज मिडिल टर्म भी चाहिए।
तो हम दोनों तरफ मिडिल टर्म ऐड कर दें। तो दिस इज द आंसर यू विल गेट। तो इसमें डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, इट मींस NC0 से जो भी टर्म है समेशन लिखा हुआ है, तो इसमें आपने मिडिल टर्म को इंक्लूड करके लिखा हुआ है। मिडिल टर्म को इंक्लूड करके अगर आप लिखेंगे तो 2 की पावर n तो आएगा, उसमें मिडिल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का ऐड करके अपॉन 2 आएगा। ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ 20C10। दिस इज आल्सो व्हाट आई कैन डू। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स 20C0 से 20C9 तो अपने को दिख ही रहा है। इसी में मैं क्या करूंगा, 20C10 ऐड कर लूंगा और 20C10 सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। दिस इज ऑल्सो व्हाट आई कैन डू। इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। प्लस 20C10 तो है यहाँ पे, इक्वल टू 2 की पावर 20। तो इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ, और अपने को जो आंसर निकालना है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकाल। तो आप नोटिस कर सकते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक आंसर निकालना तो हमें दिख रहा है 2 टाइम्स दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू, ये -20C10 का ट्वाइस है, ये +20C10 है, तो ये -20C10 बचेगा, जिसको आप राइट में ले जा सकते हैं। तो अपने को यहाँ से दिख जाएगा ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है 2 टाइम्स 20C0 से लेकर के 20C10 तक का सम, ये क्या आ रहा है, दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 2 रेज़ टू पावर 20 प्लस 20C10, क्योंकि उधर चला जाएगा। अब ये मेक सेंस कि इसका 2 टाइम्स क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो हुआ क्या था, यहाँ 21 टर्म्स थी, तो मैंने एक टर्म और ऐड कर दी ताकि ये बराबर हो जाए, 22 हो जाए, ताकि ये 2 टाइम्स हो जाए। तो अपने को ये पता है कि जो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है 2 की पावर 20 होता है। यहाँ मिडिल टर्म अकेली है, तो मैंने एक मिडिल टर्म और ऐड कर दी 20C10, ताकि ये 2 टाइम्स हो जाए 20C10 तक का सम। और यहाँ पे वो मिडिल टर्म मैंने ऐड करी 20C10, तो यही लिखा हुआ है 2 की पावर n में मैंने क्या किया, मिडिल टर्म ऐड करी और उसका हाफ कर देंगे, क्योंकि ये 2 बार रिपीट होंगे। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स इवन होगी तो 15C0 से 15C8, तो 1 प्लस एक्स की पावर 15 मतलब 16 टर्म्स होंगी, मतलब इवन टर्म्स होंगी। इवन नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होगा, जब आप यहाँ पे देखेंगे सम, तो इसमें आइडेंटिकल पेयर बनेंगे। कैसे बनेंगे, ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये लास्ट वाले पार्ट के इक्वल होगा, सेकंड वाला जो होगा 15C1 सेकंड लास्ट के बराबर होगा। तो आपको यहाँ दिखेगा 16 टर्म्स में से 8 टर्म्स यहाँ पे आपका मिडल में ब्रेकअप हो जाएगा, दिस विल बी योर मिडल। तो इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स लेफ्ट में रहेंगी और इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स राइट में रहेंगी। तो अब अपन बोल सकते हैं, क्योंकि सबको एक ना एक जोड़ीदार मिल जाएगा, फर्स्ट का लास्ट, सेकंड का सेकंड लास्ट, 15C7 का क्या आ जाएगा, दैट इज 15C8, तो इसको भी अपने को मिल गया। तो अब अपने को दिख रहा है, अगर अपन को 15C0 से 15C7 तक का सम निकालना है, 8 नहीं है क्वेश्चन में, सपोज दिस इज 15C7, तो ये अपन कैसे लिख सकते हैं, तो अपने को दिखेगा इफ दिस विल बी x, दिस विल बी आल्सो x, सो वी कैन राइट 2x इक्वल टू 2 की पावर 15, x कितना आ जाएगा 2 की पावर 14, तो आ जाएगा 2 की पावर n अपॉन, वो यही यहाँ पे आंसर आ रहा है। बट डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्म्स अगर इक्वल है लेफ्ट और राइट में, तभी हम ये चीज बोल सकते हैं। अब एक और हम यहाँ इलस्ट्रेशन देखते हैं, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो ये वाला अपने को ध्यान रखना है, ये क्लियर होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट यहाँ पे ये फैक्टोरियल का सीरीज का सम है, तो यहाँ पे अगर कभी भी 1 अपॉन n-1 और 1 लिखा हुआ है, तो आप हमेशा डिनोमिनेटर का जो पार्ट है उसमें फैक्टोरियल का यहाँ पे इसका सम देखो, n- और 1 का सम कितना है n, n-3 और 3 का सम कितना है n, n-5 और 5 का सम कितना है n। तो हमेशा एनसीआर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। आपको यहाँ पे ये चीज दिखेगी कि ये जो है और ये जो है, अगर आप इसको ऐड करेंगे यू विल गेट n। तो अब आप यहाँ पे इन टर्म्स में एनसीआर जनरेट कर सकते हैं, कैसे, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो अगर आप n फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल जनरेट nc1 nc3 nc5, ये जनरेट हो जाएगा और डिवाइड बाय n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बेस का सम चेक किया, वो कांस्टेंट आ रहा है, तो अगर मैं उस n फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल, तो ये जनरेट हो जाएगा। और सम ऑफ अल्टरनेट हाफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, 2 की पावर n-1, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। तो 2 की पावर n-1 इसमें भी फॉर्मूला है, 0 से लेकर के हाफ तक का भी है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स इवन होनी चाहिए, तभी ये चीज वैलिड होगी। तो ये हो गया हमारा बेसिक सम ऑफ सीरीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, कि हमने क्या किया, आधे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम देखा, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ अलग किया, ऑल्टरनेट हाफ का सम देखा, टोटल बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम देखा, ये सब चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हमारा नेक्स्ट है, अब हमारा नेक्स्ट है सम ऑफ लीनियर मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल कोएफिशिएंट, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। एनसीआर के आगे आर भी लिखा हुआ है, आर की वैल्यू 0 1 2 3। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखेंगे, सो दिस इज व्हाट इज रिटन, 0 पुट करेंगे तो ये 0 ही आएगा, 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय NC1। अब ध्यान रखेंगे NCR को CR भी लिख देते हैं कई बार, तो C1 भी लिख सकते हैं, 2 पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाय C2, 3 पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाय C3 एंड सो ऑन। ये कुछ इसका सम लिखा है, दिस इज द सम व्हिच वी आर टॉकिंग अबाउट।
तो अभी तक अपन ने जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम देखा था उसमें सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट ही वेरी कर रहे थे 1 2 3 4 नीचे। अब इसमें इसके आगे कुछ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है और वो फैक्टर क्या है, एक लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब r है यहाँ पे लिखा हो 1 2 3 4। तो इसका सम ये होता है, इसको हम डिराइव कैसे करते हैं और रिजल्ट को ध्यान कैसे रखते हैं इसको देखेंगे अभी यहाँ पे। तो पहला तरीका होता है कि ये हमारा 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन है। तो आइडिया बेसिकली ये होता है x की पावर में जो r है वो आपको चाहिए आगे। तो आइडिया ये है, इफ यू वांट r इन फ्रंट ऑफ सिग्मा, व्हाट वी डू इज वी जस्ट डिफरेंशिएट इट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि ध्यान रखेंगे ये बेसिकली आपका क्या लिखा हुआ है, ये सम ही लिखा हुआ है, राइट। दिस इज सम। सम में क्या है, यहाँ पे अगर आप x की पावर्स को देखोगे तो x की पावर 0 से स्टार्ट हो रहा है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ये सारी टर्म्स हैं, x की पावर 4 एंड सो ऑन। तो हमें पता है अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट में वो तो आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस x की पावर n माइनस 1। राइट में क्या आएगा, राइट में ध्यान रखेंगे सिग्मा में हम डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है सम। सम में डिफरेंशिएशन को हम अंदर ले जाके क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज लाइक हमने इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट किया और उसको ऐड किया, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो यहाँ पे अगर x की पावर 1 का देखेंगे तो 1 आगे आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा। तो ये जो पावर है ये अपने को आगे चाहिए। तो ये जो r होता है ये ध्यान रखेंगे ये हमेशा x की पावर में होता है। अगर उसको आगे लेके आना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो r आगे आ जाएगा, x रेज़ टू पावर r माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह से हमने जो x की पावर में r था उसको आगे जनरेट कर दी। अब अपने को चाहिए NCR मल्टीप्लाइड बाय r का सम। तो हमें यहाँ x नहीं चाहिए, तो जो भी वेरिएबल था हम उसको 1 पुट करते हैं, 1 पुट कर देंगे इधर भी और इधर भी। तो ये आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1 NCR मल्टीप्लाइड बाय। सो दिस इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर दिस रिजल्ट। हाउ वी रिमेंबर, कि हमें पता है पावर r आगे चाहिए, तो हम क्या करते हैं डिफरेंशिएट। तो मुझे पता है एक्सपेंशन तो इसी का होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, सो आई जस्ट डिफरेंशिएट दिस। तो मुझे पता है n आगे आएगा, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 आएगा। तो जैसे ही मेरे को एक्सप्रेशन दिखता है तो मेरे दिमाग में यही आता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन, तो मेरे को ये दिखता है दिमाग में, दिस इज व्हाट आई सी। और हमें पता है हमें x को 1 पुट करना है तो n मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n माइनस। इस तरह से मैं इसका डायरेक्टली रिजल्ट ध्यान रख सकता हूँ, एग्जाम में अप्लाई कर सकता हूँ। अगर पावर r आगे चाहिए तो यू हैव टू डिफरेंशिएट। नेक्स्ट यहाँ पे इसका एक और प्रूफ होता है दैट इज आल्सो वेरी यूजफुल, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मैं एक और चीज बता देता हूँ कि 0 से लेकर के n लिखा हुआ है या 1 से लेकर के n, इट इज सेम, क्योंकि 0 पुट करने पे क्या आएगा, ये वैल्यू 0 ही आएगी। तो इसीलिए यहाँ पे 1 से n भी लिख सकते हैं, 0 से n भी लिख सकते हैं, लेकिन सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे तो उसमें 0 से n और 1 से n में डिफरेंस होता है। सिंपल बाइनोमियल कोफिशिएंट मींस NCR का सम। NCR का सम 0 से स्टार्ट होगा तो 2 की पावर n होगा, 1 से स्टार्ट होगा इट विल बिकम NC1 NC2 NC3 का सम, सो दैट विल बिकम 2 रेज़ पावर n माइनस 1, क्योंकि NC0 आपने वहां से हटा दिया। सेकंड प्रूफ है यहाँ पे इसका, उसके लिए अपन क्या करते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस है यू हैव टू रिमूव दिस r। तो हमारा जो सेकंड तो थॉट प्रोसेस है, यू हैव टू रिमूव दिस। हाउ टू रिमूव दिस, व्हाई डू वी वांट टू रिमूव दिस, बिकॉज अपने को जो समेशन पता है अभी तक जो अपन ने पढ़ा, वो अपन ने समेशन पढ़ा है NCR का। वी नो दिस समेशन फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला, 0 से लेकर के n, इफ यू डू दिस वी नो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर। अब अगर अपन इसको देखते हैं आई सी बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसके आगे कोई भी वेरिएबल पार्ट नहीं है। तो आइडिया ये है वी हैव टू रिमूव दिस वेरिएबल पार्ट इन फ्रंट ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट समहाउ। अगर मैं ये r यहां से हटा दूं एंड इफ आई जनरेट सम कांस्टेंट वैल्यू, तो हम यहाँ पे सिग्मा NCR का ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। दैट इज द बेसिक आइडिया। तो उसी के लिए अपन क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको रीराइट करके ऐसे लिखते हैं, NCR को रीराइट करके यू कैन राइट n बाय r n माइनस 1 CR माइनस 1। तो इसको आप रिजल्ट की तरह ध्यान रख सकते हैं बिकॉज इट विल बी यूजफुल। क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू रिमूव दिस r। तो हमें इसके डिनोमिनेटर में r चाहिए ताकि ये r को कैंसिल कर सके, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। लिखने का तरीका क्या होता है, n और r है तो आप n अपॉन r कर देंगे, और n और r यहां से जैसे ही आपने हटाए तो ये n है फिर n माइनस 1 आएगा, r है फिर r माइनस 1 आएगा, दैट इज लाइक फैक्टोरियल। n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, r मल्टीप्लाइड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और n बाय r को आपने अलग कर लिया तो ये यहाँ पे जनरेट हो गया n माइनस 1 CR माइनस 1। तो यहाँ पे ये जैसे ही हमने वेरिएबल पार्ट कैंसिल किया, वी हैव टू रिमूव दिस वेरिएबल पार्ट r, ये हटाना है, दिस इज द थॉट प्रोसेस। तो अब आपका जो n बच गया यहाँ पे ये है कांस्टेंट, सो दिस इज सिग्मा n माइनस 1 CR माइनस 1, दिस इज द एक्सपेंशन। अब r की वैल्यू 1 से n पुट करो, देखो आप नोटिस करो यहाँ मैंने 0 पुट किया, यहाँ 1, क्योंकि क्या होगा 0 के लिए ये डिफाइंड ही नहीं होगा, n माइनस 1 C माइनस 1, तो हम वो वैल्यू लिखते ही नहीं है क्योंकि उसके लिए डिफाइंड नहीं, दैट इज नथिंग बट 0। तो हम 1 से लिख सकते हैं इसको। अगर आप 1 से लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, ये जो एक्सप्रेशन है r इक्वल टू 1 से n, इसका क्या मतलब n minus 1 CR minus 1, what it means। तो आप r की वैल्यू को पुट करना स्टार्ट कर दो, दिस इज n minus 1 C0, n minus 1 C1, n minus 1 C2 ऐसे चलेगा, और n minus 1 Cn minus 1 ये रहेगा। तो ये हमारा ऐसा ही है NC0 NC1 अप टिल NCn। अब n की जगह अपना n minus 1 है, सिर्फ यही फर्क है। सो दिस इज नथिंग बट 2 रेज़ टू पावर n minus 1। तो ये ध्यान रखेंगे 1 से n n minus 1 CR minus 1 2 रेज़ टू पावर n minus 1 हो जाएगा।
2 से n माइनस टू सी आर माइनस टू क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस टू, क्योंकि वो n माइनस टू का फिर एक्सपेंशन के हिसाब से हम उसको लिख लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख ली, दिस इज द सेकंड मेथड। अब इसको अपन ने इसमें चेंज कैसे किया, तो उसका तरीका देखो क्या है, एनसीआर ये होता है अपना, तो मैं इसमें n माइनस वन फैक्टोरियल जनरेट करता हूँ, r माइनस वन फैक्टोरियल, यही मैंने बोला, n माइनस वन r माइनस, ये मैंने जनरेट किया। अब इसमें n और r मैंने अलग कर लिया, n बाय r मैंने बाहर निकाल लिया। तो अगर आप इसको नोटिस करेंगे, दिस इज n माइनस वन सी r माइनस वन ओनली, कि n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि अगर आप इस n माइनस वन फैक्टोरियल को देखेंगे, दिस इज नथिंग बट n माइनस r माइनस वन, ये लिखा है। तो ये चीज अपने को दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि ये एनसीआर का फॉर्मूला ही है। क्योंकि अगर आप एनसीआर का फॉर्मूला देखेंगे तो नोटिस करो यहाँ पे, सॉरी, इन दोनों का सम नोटिस करो हमेशा, n माइनस आर और r का सम क्या है, ऊपर जो n लिखा हुआ है वो, तो नीचे जब मैंने n माइनस आर और r माइनस वन जनरेट किया, इन दोनों का सम नोटिस करो, ये देखो ऊपर लिखा, तो ये क्या है, n माइनस आर सी आर माइनस वन ही लिखा हुआ है। इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं तो एज ए रिजल्ट की तरह इसको ध्यान रखेंगे। इसी तरह से हम एक और चीज यहाँ पे लिखते हैं, अगर आपने n माइनस आर लिखा तो आप ऐसे लिख देंगे n माइनस वन सी आर माइनस वन, और अगर आपको n माइनस वन और r माइनस वन भी आगे लेके आना है तो रेसिप्रोकल में लिखेंगे, इसको जैसे आप आगे लेके आएंगे तो इसमें से n माइनस टू सी आर माइनस टू आपको ऐसे लिखना है, एक और रिड्यूस आपको करना होता है। तो ये सेकंड तरीका है इसको प्रूव करने का। दोनों तरीके काम आते हैं, जगह जगह पे हम आगे देखेंगे कैसे क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसके लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, 1C0 2C1। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है इसमें जो भी सी आर का पार्ट है, दिस इज सी आर, इसके आगे जो टर्म है उसका आपको लिखना पड़ेगा जनरल टर्म। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो अब आपकी एक सीरीज हो गई है 1, 2, 3, यू हैव टू राइट इट्स जनरल टर्म। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आपको सीधे आर एनसीआर दिखेगा। तो ये क्या है, बाइनोमियल कोफिशिएंट के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, वो जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है उसकी एक सीरीज बना के आप जनरल टर्म लिखेंगे, एंड दिस इज फॉर्मिंग एन एपी। इसकी अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे तो ये आएगी। अब बस इसमें ये ध्यान रखना कि ये सी जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाली जो टर्म है ये r इक्वल टू जीरो के लिए है, C1 के आगे क्या है 2, तो ये r इक्वल टू 2 के लिए है। अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं, सॉरी 1 के लिए, अगर मैं यहाँ पे इस AP की जनरल टर्म लिखता हूं तो आई हैव टू बी केयरफुल। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो यू विल टेक a इक्वल टू 1, बट a आपको 1 नहीं लेना, क्योंकि ये जीरो टर्म है, फर्स्ट टर्म अपनी क्या है 1, 2 है। तो अगर इसकी जनरल टर्म आप लिखेंगे तो लिखेंगे 2 प्लस r माइनस वन इंटू डी, ये लिखेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है r इक्वल टू 1। r जो है वो अपना नंबर है, ध्यान रखना, इसी से हम इसकी टर्म लिखेंगे। तो r इक्वल टू 1 के हिसाब से लिखेंगे, दैट इज योर फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस इज 1, तो AP की जनरल टर्म आ जाएगी, दिस इज नथिंग बट 1 प्लस r। ऐसे जनरल टर्म लिखनी है, बस ये मिस्टेक आपको नहीं करनी, क्योंकि यहाँ पे r इक्वल टू जीरो से तो अपन समेशन लिखते हैं, जीरो से क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि NC जीरो की टर्म यहाँ आ रही है। अब ये जो क्वेश्चन है दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, r NCR अलग, NCR अलग। इसका सम अपने को पता है 2 की पावर n, इसका सम अपने को पता है n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1। ऐसे हम इसको लिखते हैं, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट के आगे कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, तो जो भी नंबर मल्टीप्लाइड है यू हैव टू मेक ए सीरीज इन दैट, तो उसकी आपको जनरल टर्म हमेशा लिखनी चाहिए। नेक्स्ट अपन यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेशन दिस वन। तो C0 के आगे 2 है, C1 के आगे 5 है, इसके आगे 8 है। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट 2, 5, 8, तो ये अपना फॉर्म कर रहा है दिस इज ए सीरीज। ये कैसी सीरीज है, दिस इज एन एपी। बट अगर आप इस एपी की बात करेंगे तो आपकी फर्स्ट टर्म 5 है, ध्यान रखिए। तो दिस इज योर फर्स्ट टर्म 5, तो इसकी अगर आप जनरल टर्म लिखेंगे 2 से नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 क्या है, C0 का कोफिशिएंट है। तो 5 प्लस r माइनस वन इंटू डी, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस 3, ये आएगा आपकी इसकी जनरल टर्म। तो इसकी जनरल टर्म हम यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे। अब ये जो भी आएगा तो ये एक लीनियर एक्सप्रेशन है, इसीलिए मैं बारी बारी लिख रहा था लीनियर, दिस इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, इट कुड बी एनी लीनियर एक्सप्रेशन। वो जो लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो जनरल टर्म हमेशा एपी की होगी। तो ये काफी कॉमन तरीका है क्वेश्चन पूछने का, कि यहाँ पे बाइनोमियल कोफिशिएंट के जो आगे जो नंबर मल्टीप्लाइड है दैट इज फॉर्मिंग एन एपी, और जो लीनियर होता है वो क्या, एपी की ही जनरल टर्म होती है, तो एपी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ सीरीज का सम व्हिच कैन बी आस्क्ड। अब यहाँ पे हम इसको ब्रेक कर लेंगे दो पार्ट्स के अंदर। एक पार्ट हम लिख लेंगे 3 अलग, r NCR, 2 NCR अलग, इसका फॉर्मूला पता है 2 की पावर है, इसका फॉर्मूला पता है n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n माइनस 1। दिस इज हाउ वी कैन राइट। तो ये हमने लिख लिया r मल्टीप्लाइड बाय NCR। अब अपन देखते हैं -1 की पावर r, r मल्टीप्लाइड बाय NCR। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था -1 की पावर r, अगर r की वैल्यू 0 से n है, -1 की पावर r, NCR का सम होता है 0। इसी तरह से अगर -1 की पावर r, r मल्टीप्लाइड बाय NCR है, वो भी आपका 0 ही होता है। तो इसका आपको कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो r मल्टीप्लाइड बाय NCR का अपन ने देखा, ये लिखा, अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया बोथ द साइड, तो r आगे आ गया। फिर हमने x की वैल्यू 1 पुट करी थी। अब अगर आपको x की वैल्यू 1 नहीं पुट करनी, आपको x की वैल्यू पुट करनी है दैट इज -1, तो -1 पुट करेंगे तो नोटिस करो ये 0 ही आ जाएगा, और ये r मल्टीप्लाइड बाय NCR आएगा, और ये -1 की पावर r माइनस 1 आ जाएगा, ऐसे कुछ आ जाएगा।
तो यहाँ पे -1 की पावर r -1 को आप -1 की पावर अपॉन -1 लिख सकते हैं, उस -1 को आप लेफ्ट में ले जा सकते हैं, बिकॉज दैट विल आल्सो क्रिएट 0। तो जैसे ही आपने -1 पुट किया तो लेफ्ट में आ जाएगा 0 इज इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 से n ncr मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर r अपॉन -1 आ जाएगा, -1 की पावर -1, तो उसको आप हटा सकते हैं 0 की तरफ ले जाके। तो ये सम भी क्या होता है, 0 होता है। आगे एक और बताऊंगा, -1 की पावर r स्क्वायर एनसीआर का सम भी 0 होता है। तो जैसे आपको ये सीरीज दिख रही है, तो अगर आपको दिख रहा है इसके आगे की टर्म्स देखो एपी में 3 8 13 -18 और प्लस माइनस प्लस दिख रहा है C0 C1 C2 C3, तो ऑल्टरनेट है, तो डेफिनेटली इसमें जो r वाला पार्ट बनेगा वो 0 ही होगा, -1 की पावर r। तो आप इसकी जनरल टर्म लिखेंगे, दिस इज फॉर्मिंग एन एपी। अब तक आपको ये तो क्लियर हो गया, 3 8 30। ये जो आपकी एपी बनेगी, इसकी जब जनरल टर्म आप लिखेंगे तो इसमें ए आप 8 लेंगे, कॉमन डिफरेंस 5 लेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। ओके, यहां गलती नहीं करनी है, तो यही चीज अपन ने यहाँ पे लिखी है। अब इसको अगर आप ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर r एनसीआर, ये अलग करेंगे और ये अलग करेंगे। अब अपने को पता है ये भी सम 0 है, ये भी सम 0 है, तो ये वाली 0 आएगी, क्योंकि -1 की पावर एनसीआर हमने पहले लिख लिया, r मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर -1 की पावर r वो भी 0 है। तो अपन ये बोल सकते हैं, अगर कोई भी ऐसी सीरीज बनती है एपी की जो बाइनोमियल कोफिशिएंट के आगे मल्टीप्लाइड है, प्लस माइनस प्लस, सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट है, उसका सम हमेशा 0 ही होगा, यू कैन ऑलवेज से, बिकॉज एपी में हमेशा क्या आएगा, लीनियर एक्सप्रेशन ही जनरेट यहाँ पे होगा। लीनियर इज व्हाट, a मल्टीप्लाइड बाय r प्लस b। उसमें b मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर r एनसीआर वो 0 हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड बाय r मल्टीप्लाइड बाय -1 की पावर r सीआर वो भी 0 है। तो अपन डायरेक्ट उसका आंसर 0 लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट वी नो। तो ये अब अपना डिस्कस कर लिया लीनियर। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का मतलब पावर में r स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। तो लीनियर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ए आर प्लस बी टाइप्स। क्वाड्रेटिक में क्या हो सकता है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस समथिंग, दैट इज योर क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में मैं सिर्फ आर स्क्वायर वाले पार्ट को डिस्कस कर रहा हूं, बिकॉज आर स्क्वायर के साथ में लीनियर का जो पार्ट है आर और कांस्टेंट, उसका अपने को सब पता है कैसे लिखना है। सिर्फ आर स्क्वायर एनसीआर का सम लिखते हैं तो अपना ये वैल्यू होती है। तो इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं, पहला तरीका है प्रूफ करने का। आप क्या करते हैं, यहाँ पे एनसीआर एक्स की पावर आर का सम ये लिखा है, तो अपने को पता है जो पावर में आर है वो अपने को आगे चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो अपने पहले भी किया था, ताकि ये पावर आर आगे आगे। अब अपने को पता है आगे आर नहीं चाहिए, आगे क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। आर स्क्वायर का मतलब एक और आर आगे चाहिए, तो अपने को एक्स की पावर में आर -1 नहीं चाहिए, आर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर लूंगा। एक्स से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, यहाँ पे एक्स की पावर आर जनरेट हो जाएगी अपने आप। तो जैसे यहाँ पे आर जनरेट होगी, फिर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि अब फिर से क्या आ जाएगा, ये जो पावर आर है ये फिर से आगे मल्टीप्लाई होकर आर यहाँ पे आ जाएगा आर स्क्वायर, यही अपने को चाहिए। और लेफ्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड फंक्शन, और प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये सेकंड फंक्शन आएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा एन एन -1, तो ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी जनरेट। अब आप क्या करेंगे, इसमें अगर x को 1 पुट कर देंगे तो आएगा n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n-1, n-1, फिर आ जाएगा यहाँ पे 2 की पावर n-2। देखो यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। तो इसको मैं रिजल्ट को कैसे ध्यान रखता हूँ, इसको मुझे पता है, अगर मुझे स्क्वायर चाहिए तो मुझे 2 बार डिफरेंशिएट करना है। और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, अपन लेफ्ट साइड वाले पार्ट को ही देखेंगे कि हमें उसको डिफरेंशिएट करना है 2 बार। इसी तरह से मैं ध्यान रखता हूँ। तो मुझे पता है मेरे को किसको डिफरेंशिएट करना है, 1 प्लस एक्स की पावर n। तो मैं ध्यान रखता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर n को डिफरेंशिएट करने पे क्या आता है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट बता रहा हूं कैसे ध्यान रखना है, तो आएगा n 1 प्लस एक्स की पावर n-1। फिर हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यही हम दिमाग में रखते हैं। एक बार और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-2। और यहां से जो आपका आंसर आता है, सपोज इसको मैंने आंसर नंबर 1 लिखा, इसको आंसर नंबर 2 लिखा, कैसे, x इक्वल टू 1 पुट करने पे जो भी आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा आप उन दोनों को ऐड कर दो, n मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर n-1, n-1 2 की पावर n-2, तो यहाँ पे यही उन दोनों का सम लिखा। दिस इज हाउ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट। आप ऐसे इसको ध्यान रख सकते हैं, 1 और 2 का एडिशन है। 1 और 2 क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n का 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार किया 1 पुट किया, एक बार और किया फिर 1 पुट किया, ये आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज हाउ यू थिंक। अब ये हम ऐसे क्यों सोच सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐसे नहीं लिखता तो क्या आता, तो हम देखते हैं अगर इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन अपन करते तो क्या आता? तो फर्स्ट प्रूफ में मैं इसको देखता हूं कि अगर मैं इसको एक बार और डायरेक्ट डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, हम उसको एनालाइज करते हैं कि ये क्या जनरेट यहाँ पे करता है। तो अगर आप उसको देखोगे तब आपको समझ आएगा कि इसको डायरेक्ट ऐड करने पे आंसर क्यों आया। क्योंकि अगर आप इसको एक बार डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, तो आपका क्या आता है, लेफ्ट में आता है n-1 1 प्लस एक्स की पावर n-2, यही तो आता। और राइट में आपका क्या आता, राइट में आता सिग्मा r
आर इक्वल टू 0 से n, और यहां आ जाता एनसीआर आर मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस वन विच इज नथिंग बट आर स्क्वायर माइनस आर, एक्स की पावर में आ जाता आर माइनस टू, यही आता। अब अगर आप इसमें x को नोटिस करो, तो अब आप नोटिस करो, अगर मैं यहाँ पे इसको मैंने बोल दिया है 3 और इसको मैं बोल देता हूँ 4, और अब आप 3 और 4 को ऐड करके देखो क्या आएगा। 3 और 4 को ऐड करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे r है, यहाँ माइनस r है, तो r और माइनस r को जब आप ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, लेफ्ट में ये वैल्यू और लेफ्ट में ये वैल्यू, इसी का एडिशन आएगा, राइट में क्या आएगा, एनसीआर आर स्क्वायर का सम आ जाएगा जो अपने को यहाँ पे चाहिए। तो ये 1 प्लस 2 जो है मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, दिस इज योर 1 एंड दिस इज योर 2, ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। तो ये आपका 1 ही है और ये आपका 2 ही है, आप इसी को ऐड कर रहे हैं, और 1 और 2 जब आप डायरेक्टली ऐड करेंगे तो भी आपका यही आंसर आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसमें आप x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस आर है, यहाँ आर है वो कैंसिल ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे वो जनरेट हो रहा है। तो आइडिया यही है, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक बार डिफरेंशिएट करके x को 1 पुट करेंगे तो आर मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर का सम आएगा, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे फिर x को 1 पुट करेंगे तो दूसरा वाला रिजल्ट आ जाएगा, दोनों को ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट रिजल्ट होता है ये वाला मैंने लिखा, ये क्या है, दो बार आपने डिफरेंशिएट किया, एक बार किया एक बार और किया, दो बार किया, और यहां पे अगर आपने x को 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे देखो यही रिजल्ट आता है। और यहाँ पे -1 की पावर आर आर स्क्वायर एनसीआर 0 कैसे आएगा, तो आप नोटिस करो यहाँ पे अगर आप x को -1 पुट कर दोगे तो -1 की पावर आर एनसीआर आर स्क्वायर आ जाएगा, वो सम 0 है। तो -1 की पावर आर आर स्क्वायर एनसीआर भी 0 है, -1 की पावर आर आर मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर भी 0 है, और -1 की पावर आर एनसीआर भी 0, ये सारे के सारे 0 अगर आर की वैल्यू 0 से लेकर के n तक है। तो ये तो अपने डायरेक्ट रिजल्ट है, हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, तीनों एक साथ हम ध्यान रख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और वो क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसी पे मैंने बना लिया सिग्मा, मैंने लिख लिया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन -1 की पावर आर एनसीआर। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये 0 ही होगा, क्योंकि 1 का अलग करेंगे, आर का अलग करेंगे, आर स्क्वायर का अलग करेंगे, अगर आर की वैल्यू 0 से n है, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी 0, ये अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, दिस इज क्वाड्रेटिक या आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो इसका मैं सेकंड प्रूफ अब आपको बता देता हूँ। सेकंड प्रूफ जो बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया था, एनसीआर को n बाय आर n माइनस वन सी आर माइनस वन, अगर n माइनस वन जनरेट किया है और अगर n माइनस वन आगे ले जाएंगे तो n माइनस टू सी आर माइनस टू, ये आ जाएगा। अब हम इसको यूज करेंगे यहाँ पे, इसको यूज करने का अपन क्यों सोचेंगे, क्योंकि देखो न्यूमरेटर में क्या है, आर स्क्वायर, सो बेसिक आइडिया इज यू हैव टू रिमूव आर स्क्वायर, तो आपको आर का स्क्वायर रिमूव करना है, एनसीआर के आगे वेरिएबल नहीं आना चाहिए, क्योंकि अपने सिग्मा एनसीआर का फॉर्मूला पता है। तो आर स्क्वायर हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, टू रिमूव एनसीआर के आगे आर स्क्वायर वी हैव टू रिमूव क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इसीलिए अपन देख रहे हैं आर स्क्वायर माइनस आर अपन यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिखते हैं, सिर्फ आर रिमूव करना होता तो इससे काम चला जाता, लेकिन आर की डिग्री 2 है तो आपको डिनोमिनेटर में डिग्री 2 चाहिए, तो आर और आर माइनस वन आपको चाहिए, तो इसलिए मेरे को दिख रहा है आर स्क्वायर तो कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन आर आर माइनस वन का प्रोडक्ट मैं कैंसिल कर सकता हूँ। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि आर आर माइनस वन जनरेट करूं, इसीलिए मैंने इसमें आर ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। तो इस सम को मैंने इस दो पार्ट में ब्रेक किया, जो पहला पार्ट है इसको मैंने ऐसे अलग कर लिया क्योंकि मुझे दिख रहा है इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, ये न्यूमरेटर में है, इसको अगर ऐसे लिख दूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, और दूसरे का फॉर्मूला तो अपने को पता ही क्या होता है। तो इसको जब मैंने ऐसे लिखा एन बाय आर माइनस वन, एन माइनस वन आर माइनस वन, तो देखो ये वाली वैल्यूज अब क्या हो जाएंगी, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब ये एन एन माइनस वन तो बाहर आ जाएगा, ये एन माइनस टू सी आर माइनस टू आ जाएगा, और मैंने आपको बताया था एन सी आर का सम दैट इज टू की पावर एन, एन माइनस वन सी आर माइनस वन का सम टू की पावर एन माइनस, एन माइनस टू सी आर माइनस टू का सम टू की पावर एन माइनस। तो ये जो सिग्मा का पार्ट है एन माइनस टू सी आर माइनस टू, ये वाला जो सम है 0 से n, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी टू की पावर n माइनस टू। तो देखो वही रिजल्ट आपका वापस आ रहा है। तो इस तरह से भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, इसको यूज करके, तो ये भी कई बार एग्जाम में काम आप ले सकते हैं सॉल्व करने के लिए। अब अपन यहाँ पे इस पे इलस्ट्रेशन देखते हैं, देखो 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 c1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 c2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 c3 अप टिल n टर्म्स। तो अब आपको यहाँ पे क्या होगा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आगे दो टर्म्स होंगी, तो आपकी दो सीरीज बनेगी, ध्यान रखिए इस तरह से दो सीरीज हो सकती है। एक सीरीज आपकी दिख रही है 1 2 3, दिस विल बी योर सीरीज 1। अब इसके आगे आपको नोटिस करना है दैट इज 1 2 3, तो ये क्या है, एक एपी बनेगी एक सीरीज, और एक और एपी बनेगी दूसरी सीरीज, जो आपको यहाँ पे दिख रही है सीरीज 2, क्योंकि एपी की जनरल टर्म होती है दैट इज लीनियर, और दो लीनियर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्वाड्रेटिक बन सकता है। तो जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है बेसिकली क्या है, दिस विल बी मोस्टली टू एपीज का प्रोडक्ट, ऐसे ही कुछ होगा, और वो अपने को यहाँ पे इसमें दिख रहा है कि एक बनेगी एपी वन और एक बनेगी एपी टू, जैसा यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन देखा।
इस तरह से ये दो पार्ट में ब्रेक होगा। आगे आपके एनसीआर की क्या होगी, दो टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, दो कॉन्स्टेंट्स का। तो एक आपका ये बनेगा, दूसरा आपका ये बनेगा। तो दोनों की आपको जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म लिखते वक्त बस यही ध्यान रखना कि एनसीआर में जो C1 है उसके आगे वाला जो पार्ट है दैट इज योर फर्स्ट टर्म। तो 1 2 3 के हिसाब से आप लिखेंगे इसकी जनरल टर्म। तो 1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, 2 प्लस आर माइनस वन इंटू डी। तो आर इंटू आर प्लस वन आएगा। इट्स सिंपल टू नोट दिस। तो आर स्क्वायर और आर को अलग कर लेंगे। आर स्क्वायर एनसीआर का फॉर्मूला पता है, आर एनसीआर का फॉर्मूला पता है। इसका फॉर्मूला होता है n टू की पावर n माइनस वन। आर स्क्वायर में अपने को पता है n टू की पावर n माइनस वन तो आता ही है, और n माइनस वन टू की पावर n माइनस टू भी ऐड में आता है। तो ये हम इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। फिर आप इसको क्लब करके भी लिख सकते हैं 2n टू की पावर n माइनस वन, और वैसे भी आप इसको सेपरेट करके अलग से लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाइड बाय बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब हम इस पे एक और एक अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसके आगे कांस्टेंट है और इसके नीचे भी कुछ 2 की पावर लिखा हुआ है, 9 टर्म्स का सम लिखना है। तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आगे जो भी पार्ट है वो तो आपको पता है एक सीरीज है, उस सीरीज की आपको जनरल टर्म लिखनी पड़ेगी। तो 4 5 6 7 ये अपने को दिख रहा है। तो इसमें एक पार्ट है 80 का, क्या 80 फॉर्म हो रही है 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और ये C1 के आगे 4 है, तो इसकी अगर अपने को जनरल टर्म लिखनी है तो अपनी फर्स्ट टर्म हम r इक्वल टू 4 के हिसाब से लेंगे जनरल टर्म। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जनरल टर्म लिखता हूँ सो दैट विल बी 4 प्लस आर माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई डी। तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज आर प्लस थ्री। ये आ गया हमारे इसकी जनरल टर्म। और 2 की पावर में देखेंगे तो ये एक जीपी फॉर्म हो रही है। अब जीपी आपको कब दिखेगी ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये जीपी का पार्ट है, एक पार्ट एपी में चल रहा है, एक पार्ट जीपी में चल रहा है। तो अभी तक हमने देखा था आगे प्रोडक्ट, कहाँ पे प्रोडक्ट इज इन एपी। बट अगर प्रोडक्ट में आगे कुछ पार्ट है जो जीपी में चल रहा है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, तो हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे सिग्मा में। तो ये आर प्लस थ्री हो जाएगा, ये 2 की पावर आर हो जाएगा। अब हम इसको लिखने के लिए तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, आर प्लस थ्री इसको मैंने अलग कर लिया, और एनसीआर और 1/2 की पावर आर। मैंने जो जीपी वाला पार्ट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे कि व्हाट इज दिस फॉर्मिंग, ये क्या है। ये अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं देखा, इसको अपन कैसे समझेंगे, इसको अपन यहाँ पे समझते हैं। तो ये जो है एनसीआर एक्स रेज टू पावर आर से आपको समझा जाता है। ध्यान रखिए कोई भी जनरल बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है उसमें जीपी का पार्ट हमेशा होता ही है, एक्स की पावर आर हमेशा होता है। दिस जीपी पार्ट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज देयर। ओके, हम उसको हटाते कैसे हैं, एक्स को वन पुट करके। अगर आप एक्स को वन नहीं पुट करोगे, टू पुट करोगे, थ्री पुट करोगे, हाफ पुट करोगे, दिस पार्ट विल ऑलवेज बी देयर। तो इसका मतलब क्या है कि ये 1/2 की पावर आर जो आ रहा है, अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, ये एनसीआर का सम नहीं हो गया। एनसीआर एक्स की पावर आर का सम है, ये एनसीआर एक्स की पावर आर मल्टीप्लाइड बाय आर का सम है। हमेशा ये वैल्यू वन होती थी तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर सपोज ये वैल्यू वन नहीं है, 1/2 है, तो आपको इसीलिए मेथड का आइडिया होना चाहिए कि हमें पता है ये जीपी वाला पार्ट इसमें है। तो अगर मुझे ये सम लिखना है तो मुझे दिख रहा है एनसीआर, कंपेयर करो 9 एन की वैल्यू हो गई 9, और अपने को दिख रहा है एक्स अपना हो जाएगा 1/2। दिख रहा है आपको, दिस इज नथिंग बट 1/2। जो गिवन क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपने को दिख रहा है दिस इज टू बी 1/2। तो अगर मैं एक्स की जगह यहाँ 1/2 पुट कर दूंगा और लेफ्ट में भी 1/2 पुट कर दूंगा तो मेरे को मिल जाएगा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स। दिस इज सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ओनली। तो ये वाली जो वैल्यू हम लिखेंगे एक्स की जगह 1/2 पुट करके यहाँ पे, तो आएगा 3/2 की पावर है। बट अब नोटिस करो आर इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम आर इक्वल टू 1, नॉट फ्रॉम आर इक्वल टू 0। तो आर इक्वल टू 0 की जो टर्म है वो आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो 3 तो मैंने बाहर ले लिया कॉमन, और यहाँ पे लिख लिया 9 एक्स की पावर आर, ये हो गया। तो एक्स को मुझे पता है 1/2 पुट करना है, 1/2 पुट करते ही राइट में मुझे दिख रहा है 3/2 की पावर है। तो 3/2 की पावर 9 तो आ जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन इसमें से एनसी जीरो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि वो यहाँ पे आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट नहीं किया हुआ। तो एनसी जीरो वाला पार्ट हो जाएगा 1, वो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट है, ये आर इक्वल टू 1 से। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आर मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर है तो अपने को बताइए कैसे आता है, इसको डिफरेंशिएट करके। तो मैं डिफरेंशिएट करके ऐसे लिखूंगा, अब एक्स की जगह मैं पुट करूंगा 1/2। तो प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था, एक्स की वैल्यू हमेशा फिक्स थी 1, तो इसीलिए 2 की पावर आ रहा था। लेकिन यहाँ पे अब एक्स की वैल्यू चेंज हो गई है, दिस इज नथिंग बट 1/2। तो अब आपको यहाँ पे एक्स की जगह 1/2 पुट करना है, दिस इज द केस। तो वो डिपेंड करता है, तो जो भी जीपी वाला पार्ट है उसमें जिसकी भी पावर आर आ रही है वो आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना। करना वही है, अगर आर मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर है, करना डिफरेंशिएट करेंगे एन 1 प्लस एक्स की पावर एन माइनस 1। फिर एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जो जीपी वाला पार्ट है वो एक्स पुट कर देंगे, तो आप आंसर आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना है आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट है या 1 से। इसके केस में क्या है, जब यहाँ पे डिफरेंशिएट करके आप पुट करते हैं तो आर इक्वल टू 0 वाली टर्म पे ये वैल्यू 0 ही आएगी क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड ये आएगा। तो इसीलिए जब डिफरेंशिएट करते हैं तो आर इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो या 1 से स्टार्ट हो, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 से स्टार्ट करें या 0 से स्टार्ट करें, इट मींस द सेम थिंग, क्योंकि 0 पुट करने पे 0 आ रहा है तो यू कैन इवन स्टार्ट फ्रॉम 1। इसमें 0 हटाने पे कोई टर्म हट नहीं रही, लेकिन इसमें 0 इंक्लूड नहीं करेंगे तो टर्म हट जाएगी 1।
उसको लिखना अलग से जरूरी है। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो यहाँ पे मैं 1/2 पुट करूंगा तो n मल्टीप्लाइड बाय 3/2 की पावर n माइनस 1 दैट इज 9 माइनस 1। तो ये आपका समेशन आ जाएगा इस तरह से। तो ये हमने क्वेश्चन देखा। अच्छा, बाइनोमियल कोएफिशिएंट के आगे एपी वाला पार्ट है तो वो तो आपको दिख ही जाएगा। जीपी वाला पार्ट है वो एक्स की पावर आर का पार्ट होता है, दैट इज ऑलवेज देयर। उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि डिफरेंशिएट करके आप एक्स की वैल्यू पुट क्या करेंगे टू फाइंड द आंसर। दिस इज द बेसिक आइडिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सम कांस्टेंट r+1। तो अभी हमने आगे लेके आए थे r को, अब r+1 डिवीजन में चाहिए, दैट इज दिस वन, NCR अपॉन r+1 टाइम्स। तो इसका सम ये होता है, इसको कैसे ध्यान रखते हैं, कैसे डिराइव करते हैं देख लेते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C0 + C1/2 C2/3 C3/4। तो मुझे दिख रहा है बाइनोमियल कोएफिशिएंट के नीचे जो है वो एक एपी चल रही है 1 2 3 4। तो अभी एपी आगे चल रही थी प्रोडक्ट में, ये डिवीजन में एपी चल रही है, दिस इज काइंड ऑफ थिंग। तो डिवीजन में जब चलता है तो हम कैसे सोचते हैं, इसका प्रूफ हम देखते हैं। पहला होता है इंटीग्रेशन का तरीका, क्योंकि अब मुझे पता है जो वेरिएबल पार्ट है r वो अपने को नीचे चाहिए। डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आगे आता है, इंटीग्रेट करते हैं तो r+1 नीचे आता है, इसीलिए अपन सोचेंगे इसको इंटीग्रेट करने का। दिस इज वन ऑफ द वेज टू प्रूव दिस। इंटीग्रेट करेंगे x की पावर r का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट 0 से x करेंगे, ध्यान रखिए पहली वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्योंकि अपने को यहाँ पे जो इंटीग्रेशन चाहिए उसमें x की पावर r+1 अपॉन r+1 चाहिए, और जो दूसरी वैल्यू है 0 के लिए वो 0 आ जाएगा, तो वो अपने को चाहिए नहीं, तो इसीलिए उसको हटाने के लिए अपने 0 पुट किया। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन भी आप सिग्मा के अंदर ले जा सकते हैं, ध्यान रखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो x की पावर r+1 अपॉन r+1 आएगा, 0 से x पुट करेंगे, ये एक्सप्रेशन आएगा, अपने को यही चाहिए। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें जब इसको इंटीग्रेट किया 1 + x की पावर है, तो ये 1 + x की पावर n+1 अपॉन n+1 आएगा, लेकिन इंटीग्रेट 0 से x किया है, तो 0 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी वो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो जैसे ही आप x को 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा NCR अपॉन r+1, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। तो ये काफी इजी होता है। अगर NCR के डिनोमिनेटर में r+1 चाहिए एक बढ़ा के, क्योंकि इंटीग्रेशन में वो बढ़ जाता है, तो अगर अपने को ये आगे चाहिए पावर में, तो हम क्या करेंगे 1 + x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे, हम इसी तरह से सोचते हैं। तो ये जो रिजल्ट है ये याद करना बहुत ईजी है। अब जब अपन इंटीग्रेट करते हैं तो ध्यान रखना है 0 से x इंटीग्रेट करना है, ये अपने को बस ध्यान रखना है। तो यहां से जो आंसर आएगा 1 + x की पावर n अपॉन n+1, ये तो आएगा ही आपका आंसर। और हम सॉल्व तो x को 1 पुट करके ही करते हैं, तो बस अब ध्यान रखना है इसमें आपको क्या करना है, x को एक बार 1 पुट करना है और एक बार x को 0, और उसको सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। डिफरेंशिएशन में क्या था, एक्स्ट्रा टर्म नहीं आती, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें डिफरेंशिएशन होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसको हटाने के लिए x को 0 पुट करते हैं, उसको भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही रिजल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमारा डिवीजन वाला पार्ट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय सम r दैट इज द वेरिएबल वैल्यू। अब इसका सेकंड प्रूफ देखते हैं। तो उसके लिए हम एनसीआर को रीराइट करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या बताया था आपको एनसीआर को रीराइट करने का तरीका, कि एनसीआर में अगर एन को रिड्यूस करेंगे 1 से, अगर मैं इसको n-1 CR-1 करूंगा तो मैं n/r करता हूं, ये रिड्यूस किया मैंने इसे क्या किया, r डिनोमिनेटर में जनरेट किया। इसी तरह से हम बोलते हैं कि एनसीआर में अगर n और r को इंक्रीज करना है, n+1 r+1 इंक्रीज करते हैं तो आपको डिवाइड करना होता है उल्टा, r+1 यहाँ आएगा और n+1 यहाँ आएगा। दिस इज हाउ यू चेंज। डिक्रीज करना है तो n और r सिंपली आगे ले आओ, क्योंकि वो तो समझ आता है n-1 फैक्टोरियल में से n आगे लाएंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ इंक्रीज करना है तो इसमें आप इसको इस तरह से रिवर्स करके लिख लेंगे। ऐसा लिखने से फायदा ये होता है कि ये जो r+1 है और ये जो r+1 है सेम वैल्यू जनरेट होती है, क्योंकि इसको अपने को कैंसिल करना है। आइडिया ये था, वी हैव टू रिमूव दिस पार्ट, व्हिच पार्ट, आइडिया इज द सेम। जैसे हमने r मल्टीप्लाइड बाय एनसीआर में r को रिमूव करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे अपन r+1 जो डिनोमिनेटर में है इसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। दिस द बेसिक आइडिया, रिमूव दिस वेरिएबल पार्ट, दैट इज द थॉट प्रोसेस। सेम थॉट प्रोसेस यहाँ लगा है। अब इस वेरिएबल पार्ट को अगर अपने को रिमूव करना है, अगर ये आगे की तरफ है नीचे, तो अपने को न्यूमरेटर में चाहिए, इसीलिए अपने इसको ऐसे लिखा ताकि r+1 इसमें कैंसिल हो जाए। और अगर की बार r+1 इसमें से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 1/n+1 जो बाहर आ जाएगा, n+1 CR+1 का सम। अब ये वैल्यू क्या है, तो r = 0 से n आप पुट करेंगे तो n+1 CN C1 n+1 C2, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी, दिस इज व्हाट, n+1 C1 n+1 C2 और n+1 CN+1 का सम यहाँ पे आ जाएगा। अब नोटिस करो, अगर ये n+1 C0 से स्टार्ट होता तो हम बोल देते दिस इज 2 की पावर n+1, लेकिन C0 से स्टार्ट नहीं हो रहा तो C0 वाली टर्म हटानी पड़ेगी, सो दिस इज 2 की पावर n+1 -1। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन है ये इसको आपको लिखेंगे 2 की पावर n+1 -1, क्योंकि इसमें से आपका n+1 C0 जो है वो हट रहा है। So this is the expression, this is nothing but 1। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है 2 की पावर n+1 -1। इस तरह से हम सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय ए वेरिएबल की वैल्यू को लिख सकते हैं। अब हम इसी के कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे देखो इसमें ऑल्टरनेट है C0 - C1/2 C2/3 - C3/4, इस तरह से। उसमें प्लस में था, यहाँ सब्ट्रैक्शन में, तो वो बोलता है 1/n+1 होता है। अब यहाँ पे जो पहले थे जिसमें आगे मल्टीप्लाइड था एपी, उसमें तो ये जो था 0 आ रहा था, लेकिन इसमें ये 0 नहीं आ रहा, क्यों देखो, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो आ रही है
क्योंकि जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पे 1/n+1 एक्स्ट्रा आता है। देखो आपने नोटिस किया होगा, जब इंटीग्रेट करते हैं ये वैल्यू एक्स्ट्रा आती है, इसी वैल्यू की वजह से वो 1/n+1 आंसर आ रहा है। जो बाकी पार्ट है वो तो जीरो जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे -1 0, ये भी -1, यही अपने को निकालना है। तो इस तरह से अपन इसको समझ सकते हैं। तो लिखा अपन ने यही है -1 की पावर NCR/R+1। तो आप इंटीग्रेट करके भी सोच सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको तरीका बताया NCR को अपन लिख सकते हैं R+1/n+1 n+1 CR+1, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अपना आइडिया ये था कि जो यहाँ पे नीचे R+1 है इसको अपने को कैंसिल आउट करना है। सेकंड मेथड आई एम ट्राइंग टू यूज। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। दिस इज द बेसिक आइडिया, ये अपने को यहाँ पे दिख रहा है। अब अपना बन जाएगा ये। तो अब ये वैल्यू किसके बराबर है? -1 की पावर n+1 CR+1। तो इसको एनालाइज करेंगे अगर अपन, तो ये देखो क्या लिखा। तो r की वैल्यू 0 पुट करो तो ये आएगा n+1 C1, ये आएगा। फिर r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? -n+1 C2। फिर 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? n+1 C3। फिर -n+1 C4। यहाँ पे कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी प्लस माइनस। अब अपने को ये पता है ये वैल्यू क्या बोलती है, इसको देखते हैं। सो ये वाली वैल्यू स्टेट करती है दिस इज नथिंग बट NC0। 0 पुट करने पे तो 0 ही आएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे स्टेट करती है, ये वाली नहीं, ये तो 0 होती है। और क्या 0 होता है? एक और वैल्यू 0 होती है जो मेरे को यहाँ लिखनी थी, जिसको मैं एनालाइज कर रहा था, ये वाली R = 0 से n -1 की पावर r NCR, ये भी 0 होता है। तो व्हाट इज दिस वैल्यू? दिस वैल्यू इज NC0 NC1 NC2 NC3। ये वैल्यू 0 होती है, राइट। तो जिस तरह से मैंने ये लिखा है, तो इसी तरह से मैं ये लिख सकता हूँ, इसी को लिख के कि अगर n की जगह n+1 पुट कर दूं तो मैं लिख सकता हूँ n+1 C0 n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3। ये वैल्यू, ये क्या होगा? दिस विल बी 0। अब जो अपने को लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है n+1 C1 n+1 C2 n+1 C3। तो अपने को दिख रहा है वो वैल्यू, देखो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक। अगर मैं इसको राइट में ले जाऊंगा so it will generate n+1 C0 only। ये वाली जो पूरी वैल्यू है दिस इज नथिंग बट n+1 C0। सो दिस इज नथिंग बट 1 ओनली। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1/n+1 मल्टीप्लाइड बाय n+1 C0 विच इज नथिंग बट 1। ये आ जाएगा 1/n+1। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप सेम चीज ट्राई करिएगा इंटीग्रेट करके। जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको x को -1 पुट करके सॉल्व करना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे उसके केस में। अब यहाँ पे अगर आपने इंटीग्रेट किया, ये एक्सप्रेशन आ गया, तो अगर आप x को -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 0, ये आएगा -1/n+1। और यहाँ पे -1 की पावर r+1 है, देखो। तो -1 की पावर r और -1 की पावर जो 1 आएगा उसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये नेगेटिव साइन उससे कैंसिल हो जाएगा। तो NCR -1 की पावर r/r+1 क्या आएगा? विच इज नथिंग बट 1/n+1 ही आएगा इंटीग्रेशन से भी। वैसे भी आप इसको समझ सकते हैं। तो दोनों तरीके से इसको समझा जा सकता है। तो ये अल्टरनेट में प्लस माइनस है। अब इसी से अपन एक और रिजल्ट लिख सकते हैं, दैट इज दिस वन, कि अगर अपने को हाफ चाहिए तो अभी देखो अपन ने क्या लिखा, C0 C1/2 C2/3 C3/4 ये लिखा। फिर अपन ने लिखा माइनस वाला, तो ये आया था 1/n+1। तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों को ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, उससे और रिजल्ट निकाल सकता हूँ। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको मान लेता हूँ दिस इज दीज आर हाफ, दीज आर योर हाफ वैल्यूज। हाफ है ऑल्टरनेट, 1 है 3 है 5 है 7 है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये अपने को दिख रहा है ये वैल्यूज 1 3 ऑल्टरनेट। तो अगर मेरे को 1 और 3 और ये सब चाहिए, व्हाट आई विल डू इज आई विल सबट्रैक्ट दिस, बिकॉज ऑन सबट्रैक्टिंग 1 and 2 यू सी C0 C2/3 ये सब कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आपको मिलेगा, अगर सपोज दिस इज अल्फा, तो आई कैन से लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा आएगा, राइट। दिस इज व्हाट यू विल गेट 1 - 2। ये इसका 2 टाइम्स आएगा। और राइट में क्या आएगा? राइट में आएगा 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/n+1। दिस इज द वैल्यू यू विल गेट। सो यू विल गेट 2 की पावर n+1 -2 अपॉन n+1। अब आप यहाँ देखेंगे तो 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर n-1 अपॉन n+1। So this is your nothing but equal to 2 times of alpha, 2 times of alpha। तो अगर आप नोटिस करेंगे 2 से 2 कैंसिल, अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी जो अपने को निकालना। इसी तरह से सपोज एक मैं डिफाइन करता हूं बीटा। बीटा मैं डिफाइन करता हूं इस तरह से, C0 प्लस C2/3 प्लस C4/5, इस तरह से ऑल्टरनेट ही ले रहा हूं मैं। बट अब मैं इवन वाले ले रहा हूं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 1+2 करेंगे। तो अगर 1+2 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ बीटा। और वो कितना आएगा, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 2 की पावर n+1 अपॉन n+1 आ जाएगा, क्योंकि -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन n+1।
तो इस तरह से एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिए। रेसिप्रोकल में r प्लस वन है, यहाँ पे अपने को दिख रहा है, प्लस माइनस है तो वन अपॉन एन प्लस वन, ये अपने को पता ही है। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके ऑल्टरनेट हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पे क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्टरनेट हाफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है, लेकिन डिवाइडेड बाय r प्लस वन है, उस पे क्वेश्चन आ सकता है इस तरह से। तो ये सब इसी से डिराइव होते हैं, मेथड एक ही है, आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, दो इक्वेशंस लिख के प्लस और माइनस की। दिस इज द बेसिक आइडिया, इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अब एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं, जैसे लिखा, तो इसमें अपने को दिख रहा है C0 C1/2 C2/3 इस तरह से दिख रहा है, बट इसमें देखो जीपी का पार्ट आगे है। तो जीपी का पार्ट अपने को पता है, वो 1 प्लस एक्स की पावर आर के उससे लिखा जाता है, 1 प्लस एक्स की पावर एन में ये वाला जो पार्ट है जीपी का पार्ट दिख रहा है अपने को। अब अपने को दिख रहा है आर इक्वल टू 0 से n, 2 की पावर आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन एनसीआर, कुछ इस तरह से लिखा हुआ। तो यहाँ पे अगर हम इसको नोटिस करेंगे तो देखो ये क्या लिखा है, मैं इसी से इसको सोचता हूँ, पहले हमेशा मैं आर की वैल्यू पुट करके देखता हूँ क्या है। 0 पुट करेंगे तो आएगा C0/1 और 2 की पावर में आ जाएगा दैट इज 1, फिर आएगा C1/2, ये आएगा 2 की पावर 2, फिर आएगा C2/3, 2 की पावर 3। तो मुझे दिख रहा है CR/R+1 तो आ रहा है, बस अब यहाँ पे 2 की पावर में कुछ आ रहा है। तो अब मुझे दिख रहा है कि जब मैंने इसको इंटीग्रेट करूंगा, करना मेरे को वैसे ये सॉल्व करके, मैं इसको मेथड ही ध्यान रखता हूँ, आई विल इंटीग्रेट दिस 0 से लेकर के x। तो लेफ्ट में क्या आएगा, लेफ्ट में एक्सप्रेशन आएगा r इक्वल टू 0 से n, NCR x की पावर r+1 अपॉन r+1, ये आएगा। और राइट में एक्सप्रेशन क्या आएगा, राइट में अपने को एक्सप्रेशन पता है, 1 प्लस एक्स की पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, यही एक्सप्रेशन आया था, ये अपने को ध्यान। अब अपने को पता है अगर अपन x को 1 पुट कर देते हैं तो NCR अपॉन r+1 का सम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर का कुछ है, तो अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू ऐसे पुट करेंगे। तो अब वापस यहाँ देख लो, x की जगह आपको 2 पुट करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो अगर मेरे को दिख रहा है x की जगह 2 पुट करना है, कि x की फॉर्म में लिखा हुआ है जीपी वाला पार्ट, जीपी वाले पार्ट से x की वैल्यू डिसाइड होती है। तो अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है आंसर क्या आएगा, 1 प्लस 2 की पावर n+1 माइनस 1 अपॉन n+1। तो ऐसे आप कैसा भी क्वेश्चन बना लो, जीपी में लिख लेंगे अगर ये वाला पार्ट डिवीजन के साथ, जैसे मैंने एपी में लिखा था आगे कुछ जीपी का पार्ट, तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी, बस बाकी करना वही है जो आपने पहले सॉल्व किया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं इस पे एक और क्वेश्चन, दैट इज दिस वन, C0/2 C1/2 3 C2/3 4 इस तरह से। तो ये CR अपॉन R+1 R+2 टाइप है, R की वैल्यू 0 से लेकर के, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है। तो जैसे मैंने बोला था, अगर फ्रंट में मल्टीप्लीकेशन है तो ये डिवीजन में 2 एपी आपकी लिखी है। इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इजी तरीका ये है, आप एनसीआर को रीराइट कर लो। कैसे, जैसे मैंने आपको भी बताया था R+1 और R+2 ये हो गया, तो मुझे पता है डिवीजन से ये हटाना है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो एनसीआर है उसको रीराइट करके लिखूंगा, एक बार लिखूंगा R+1 अपॉन n+1। इसी तरह से आप R+2 अपॉन n+2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इसको बढ़ाया आगे, एनसीआर को रीराइट किया, तो मैंने कितना पार्ट लिखा, तो मुझे पता है R+1 और n+1 लिखते हैं, तो n+1 CR+1, तो यहाँ पे क्या आएगा n+2 CR+2, सिर्फ ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देयर इज नो डिफरेंस एक्स्ट्रा टर्म, ये आ जाएगा। तो आइडिया ये था कि यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल आउट करनी थी, तो ये हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दी। तो अब अपना यहाँ पे अपने को दिख रहा है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन आएगा, कुछ गड़बड़ है, NC012 NC12, ठीक है, यहाँ पे ये। अब अगर अपन यहाँ देखेंगे तो अपने को दिख रहा है 1 अपॉन n+1 n+2 तो आ जाएगा बाहर, और यहाँ पे जो समेशन का पार्ट है वो कुछ आ जाएगा इस तरह से, 0 से n+2 C2 CR+2। अब अगर आपको हमेशा नोटिस करना है 0 से n एनसीआर का सम, वैसे तो 2 की पावर n होता है, लेकिन यहाँ पे r की वैल्यू 0 पुट करके हमेशा स्टार्ट करो, चेक करो क्या है, ये n+2 C2 से स्टार्ट हो रहा है, n+2 C3, ये ऐसे चल रहा है, n+2 Cn+2। तो अपने को पता है 0 और 1 वाली टर्म यहाँ नहीं है, तो इसको वैसे तो अपन 2 की पावर n+2 लिखते हैं, लेकिन वो तब लिखते हैं जब यहाँ NC0 और NC1 भी होता है। तो इसका मतलब वो टर्म्स हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, n+2 C0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, n+2 C1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में तो n+1 और n+2 आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2 की पावर n+2 -1 और माइनस n+2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ n+3, ये इसका आंसर आ जाएगा, या 2 की पावर n+2 -n-3 भी आप लिख सकते हैं। तो ये देखो ऐसे यूज आ गया। अब इसमें ये ज्यादा इजी लगा आपको अगर ध्यान होगा तो, क्योंकि ये समेशन इजी है। अगर आप इंटीग्रेशन से करते तो 2 बार इंटीग्रेट करना पड़ता, विच वुड हैव बीन डिफिकल्ट, इसलिए हम ये वाला मेथड भी ध्यान रखते हैं। अब हम इसी पे फॉर्म पे डिवीजन में एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज दिस वन, C0/2 C1/3 C2/4। अब अभी तक वो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें CR/R+1 था, यहाँ पे CR/R+1 नहीं है, यहाँ पे जो है उसमें +2 करके लिखा है, तो ये यहाँ पे CR/R+2 टाइप है, CN/N+2 ऐसा कुछ है। तो n+2 अगर डिनोमिनेटर में चाहिए, तो अगर अपने को R+1 चाहिए था तो हमने इसको इंटीग्रेट किया था डायरेक्ट, तो R का नीचे R+1 आ गया था। अब मुझे पावर में अगर R की जगह R+1 मिल जाए
तो अब मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लूंगा x से बोथ द साइड, फिर इंटीग्रेट करूंगा, क्योंकि मुझे r+2 चाहिए नीचे। तो फर्स्ट आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय x। व्हाट विल मल्टीप्लिकेशन बाय x विल डू, r इक्वल टू 0 से n, ncr, और इससे ही होगा x की पावर r+1 आ जाएगा, उससे अपना फायदा होगा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो r+2 नीचे आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यहाँ का डिफरेंस 2 है, x की पावर में आपको एक पावर बढ़ानी पड़ेगी। अगर 0 और यहाँ 3 होता तो हम x स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके करते सॉल्व। दिस इज द बेसिक आइडिया। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, बट इस तरह से अगर अपन यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो ये आएगा और राइट में क्या आएगा, 1 + x की पावर n मल्टीप्लाइड बाय x आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेट dx, और इंटीग्रेट अपने को पता है 0 से x तक करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा 0 से x तो क्या आएगा, r इक्वल टू 0 से n। अब मुझे दिख रहा है ncr अपॉन x की पावर में हो जाएगा r+2 और अपॉन में आ जाएगा r+2। एनसीआर अपॉन r+2 का सम तो आ गया, ये जो अपने को जनरेट करना था। 0 पुट करेंगे तो एनसी 0 अपॉन 2, 1 पुट करेंगे तो एनसी 1 अपॉन 3, देखो यही आ रहा है। और राइट साइड का आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो राइट साइड में 1 + x की पावर n मल्टीप्लाइड बाय x को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका इजी तरीका है, 1 + x की पावर n को सब्स्टिट्यूट कर देंगे t। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है इसमें चेंज हो जाएगा, t की वैल्यू हो जाएगी x को 0 पुट करने पे 1, और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 + x, ये आ जाएगा। और अपना यहाँ हो जाएगा t की पावर n, x को पुट कर देंगे अपन, दैट इज t-1। अब ये देखो इजी है सॉल्व करना। तो ये आ गया। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर लेना, फिर आप x की वैल्यू क्या कर लेना, 1 पुट कर लेना। तो पहले आप इंटीग्रेट करना, उसके बाद में आप x को 1 पुट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर यहाँ पे c0/3 होता, डिफरेंस 3 का होता, तो हम x स्क्वायर से दोनों मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ x स्क्वायर आता, फिर इंटीग्रेट करते। तो x स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 1 + x को तो t की पावर है, फिर यहाँ t-1 का स्क्वायर आ जाता। तो जैसे भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स डिस्कस कर लिए, बस अब एक लास्ट टाइप बचा है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी।